अध्याय 1633 पासवर्ड। ई ने सीटी बजाई। धिक्कार है। अगर मुझे बेहतर पता न होता तो मैं कहता कि असली कमीना तो वही है। एलिवोरा ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं उसकी शिफ्ट रिपोर्ट और संचार के तरीकों का प्रबंधन कर लूंगी, लेकिन आपको जल्दी करनी होगी। यादों के अनुसार 42वें कमांडर अपनी अप्रत्याशितता के लिए जाने जाते हैं। वे हर कुछ चक्रों में अपने प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं, एल्ड्रिस ने कहा। एनजी के सींग फड़फड़ाए। अच्छा, हम इससे निपट लेंगे। एल्ड्रिस ने अपने हाथ जमीन पर रखे, जिससे रंगों की एक धारा निकली जो स्टेशन के फर्श पर फैल गई। फेसिक लॉक लगा दिया गया है। बिना अनुमति के कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने कोशिश की तो वे तब तक इसी गलियारे में घूमते रहेंगे जब तक वे हार नहीं मान लेते। फाल्को मुस्कुराया। काम का है। ठीक है, चलो चलते हैं। जितनी जल्दी हम इस जगह से निकलेंगे उतनी जल्दी हम अगले लक्ष्य को रोक पाएंगे, ई ने मुड़ते हुए कहा। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो एलिवोरा ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। ज्यादा देर मत लगाना और सावधान रहना। एनजी ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। तुम भी। 2 मिनट बाद जहाज स्टेशन से अलग हो गया और जगमगाते खुले अंतरिक्ष में विलीन हो गया। एलिवोरा का भ्रम स्टेशन के कमांड डेक की खिड़की पर खड़ा होकर चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। ... आगे मौजूद विशाल अंधकार में निहारिका ने जहाज को निगल लिया, क्योंकि त्वरण के कारण तारे प्रकाश की लंबी रेखाओं में फैल गए। अति प्रवाह में परिवर्तन के कारण धातु का ढांचा स्थिर होने से पहले हिल गया। जहाज के मेडिकल वार्ड के गलियारे में एनजी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने दस्ताने ठीक किए। समय बहुत कम है। अगर हमें नेताओं को ढूंढना है तो कमांडरों के बीच हफ्तों तक की यात्राएं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पायलट सीट के पास पालथी मारकर बैठे हुए एल्ड्रिस प्रक्षेप पथ चार्ट को पुनः समायोजित कर रहे थे। दुर्भाग्य से, हालांकि उनकी यादों में अन्य लोगों के स्थान दर्ज थे, लेकिन 42वीं बटालियन सबसे नजदीक है। बाकी सभी ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में बिखरी हुई है। ई अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। यार, ये तो बिना किसी सेव पॉइंट के बॉस की एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में भागने जैसा है। फाल्को हंस पड़ा। लेकिन ये बॉस तो गेम के किसी भी बॉस से ज्यादा बदसूरत है। एनजी खिड़की के पास दीवार से टिककर क्रिस्टलीय धूल के बादलों को बहते हुए देख रही थी। एलिवोरा एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन उसे कई दिनों तक उस चीज का नाटक करना पड़ता है। एल्ड्रिस ने शांत भाव से हाथ जोड़ लिए। वह संभाल लेगी। उसकी भावनात्मक स्थिति स्थिर है और वह स्थिति की गंभीरता को समझती है। कुछ क्षणों तक वे चुप रहे, फिर एल्ड्रिस ने बोलना जारी रखा। लेकिन हमें रणनीति पर चर्चा करनी होगी। 62वें जहाज के डेटाबेस के अनुसार 42वां कमांडर बाकी कमांडरों जैसा नहीं है। वह बहुत ही रचनात्मक है। फाल्को ने भौहें चढ़ा ली। किस तरह से आविष्कारशील। एल्ड्रिस ने कंसोल को टैप किया, जिससे कमांडर की प्रोफाइल का एक तैरता हुआ होलोग्राफिक डिस्प्ले सामने आ गया। यह एक लंबा, अलौकिक प्राणी था जिसके अंगों पर पारदर्शी प्लेटें थीं और खोपड़ी पर रीढ़ की हड्डियां थीं। उनका स्टेशन प्रयोगात्मक सुरक्षा प्रणालियों के लिए जाना जाता है, एल्ड्रिस ने समझाया। जीवित रक्षा प्रणालियां, स्वायत्त जाल, घूर्णी गुरुत्वाकर्षण गलियारे, आप जो चाहे कह लें। ई ने आह भरी। बेशक, चीजों को आसान क्यों बनाना। हमारा उद्देश्य वही है, एनजी ने उन्हें याद दिलाया। हम उसे पकड़ेंगे, उससे जानकारी निकालेंगे और फिर उसे वापस उसी जगह पर रख देंगे। ई ने अपना सिर झुकाया। क्या आपको लगता है कि एलिवोरा एक साथ कई स्टेशनों को संभाल सकती है? फाल्को ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह बहुत मजबूत है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम उस स्थिति तक न पहुंचे। ब्रह्मांडीय बहाव के माध्यम से उनकी यात्रा घंटों तक जारी रही, जिसके बाद इंजन क्रूजिंग मोड में आ गए और कॉकपिट में एक हल्की गूंज भर गई। रोशनी धीमी होकर नर्म नीली हो गई। 6 दिन बाद, जैसे जैसे वे उन निर्देशांकों के करीब पहुंचते गए जो 62वें कमांडर ने अनिच्छा से सौंपे थे, जहाज उतना ही अधिक कांपने लगा। शुरू में ये कंपन हल्का था, जैसे धातु के ढांचे में एक कोमल लहर दौड़ रही हो, जिसे जहाज सहन कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अशांति हिंसक झटकों में तब्दील हो गई, जिससे जहाज का पूरा ढांचा एक शिकारी को भांपते हुए जानवर की तरह कांपने लगा। ई ने एक हाथ कांपती हुई दीवार पर टिका दिया। ओह, ये तो नया है। संतुलन बनाने के लिए फाल्को के पंजे जमीन पर रगड़े जा रहे थे और उसके पंख फड़क रहे थे। ये पर्यावरण की वजह से नहीं है। कोई चीज ऐसा कर रही है। एल्ड्रिस शांति से बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां रंग बदलने लगी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये जानबूझकर किया गया है। एनजी ने पहले तो बिना कुछ कहे बस अपना सिर उठा लिया।
उसने हवा को ऐसे सूंघा जैसे उसे हलचल का आभास हो, और भौहें सिकुड़ी। उसकी अंतरात्मा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कोई चीज आसपास के वातावरण में गड़बड़ी कर रही हो। जहाज फिर से एक तरफ झुक गया, जिससे वे फर्श पर फिसलने लगे। ई ने एक कंट्रोल कंसोल से टकराते हुए गाली दी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मांडीय तूफानों की तीव्रता इतनी नहीं होनी चाहिए, एल्ड्रिस ने बुदबुदाते हुए कहा। एक ढहते तारे के पास भी नहीं। फाल्को ने खुद को संभालने के लिए एक ऊंची रेलिंग पर फड़फड़ाते हुए चढ़ गया। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे सच में ये पसंद नहीं है। जहाज में इतना तेज झटका लगा कि अलार्म बजने लगे और कॉकपिट में बत्ती चमकने लगी। एनजी पहले से ही मुख्य कंसोल पर थी। रीडिंग्स बेकाबू हो रही हैं। स्थानिक घनत्व इस तरह से घट बढ़ रहा है जैसे कोई अंतरिक्ष को ही निचोड़ रहा हो। ई ने घबराकर कहा, यह तो बुरा लग रहा है। हाँ, एनजी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उनका विशेष रूप से निर्मित जहाज आमतौर पर हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर लेता था। यहां तक कि ब्रह्मांडीय तूफान, गुरुत्वाकर्षण में अचानक आए बदलाव और स्थानिक विकृतियों ने भी इसे इतना नहीं हिलाया था। लेकिन अब सिस्टम के सभी अलार्म लाल रंग में बज रहे थे और स्क्रीन पर त्रुटि चेतावनी चमक रही थी। हमें पीछे हटना होगा, फाल्को ने चेतावनी दी। ये जो भी है, ये प्राकृतिक नहीं है। ऐसा करना बुद्धिमानी होगी, एल्ड्रिस ने जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी अनुमति दी जा रही है। मानो उसकी बात को सही साबित करते हुए तूफान और भी तीव्र हो गया। उनके चारों ओर अंतरिक्ष उबलते पानी की तरह लहरों से भर गया और दबाव के कारण उनका पोत चरमरा उठा। फिर एंगी ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। ई ने कॉकपिट के शीशे से आंखें सिकुड़ी और उसका मुंह खुला रह गया। अरे, वो तो तारा है ना? सचमुच का तारा। सामने एक विशाल जलता हुआ सूर्य था, जो चकाचौंध कर देने वाली गर्मी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था। यह उनके पूरे दृश्य को घेरे हुए था, सुनहरे और सफेद रंग में जल रहा था और इसकी सतह पर प्लाज्मा इस प्रकार घूम रहा था मानो आग का सागर हो। अचानक ही वह हिलने लगा। तारा मुड़ा, सिमटा, संकुचित हुआ, अपना आकार बदलता रहा जब तक कि उसकी सतह अंगों के आकार में विकृत नहीं हो गई। उसमें से हाथ, पैर और धड़ निकल आए। कुछ ही सेकंड में वह अंततः एक विशाल मानव रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर ही उनके जहाज से कहीं बड़ा था। बिल्कुल नहीं, ई ने फुसफुसाते हुए कहा। फाल्को ने चीखते हुए कहा, किसी ने भी पूरे तारे से लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। स्थिति का जायजा लेते हुए एल्ड्रिस आगे की ओर झुकी। यह किसी प्रकार का रक्षक है। तारा रूपी प्राणी थोड़ा नीचे झुक गया, उसके अग्नि रूपी चेहरे पर प्रारंभिक आकृतियां उभरने लगी जबकि उसकी आंखें सफेद गर्म जल रही थी। पासवर्ड। उसकी आवाज अंतरिक्ष में सौर ज्वालाओं की तरह गूंज उठी। एंगी तनाव में आ गया। 62वां कमांडर, ई ने गुस्से में कहा, वो कमीना। उसने हमें बिना बताए यहां भेज दिया कि हमें यहां से गुजरना होगा। फाल्को के पंख घबराहट से फड़फड़ा उठे। यह तो किसी साजिश का हिस्सा लग रहा है। यह एक साजिश है, एल्ड्रिस ने शांत भाव से सहमति जताई। उसे लगभग यही उम्मीद थी कि इससे हमारा अंत हो जाएगा और बदले में वह खुद मुक्त हो जाएगा। तारे के आकार के उस विशालकाय पिघले हुए हाथ ने उनके जहाज के बगल में आग के महाद्वीप की तरह अपना आलिंगन किया और वह करीब झुक गया। पासवर्ड। ये बार बार दोहराया गया। एंगी ने बुदबुदाते हुए कहा, सोचो। कमांडर ने हमें 42वें कमांडर के बारे में क्या बताया था? ई ने अपना सिर खुजाया। उसके बारे में कुछ सख्त होने की बात है। और अजीब भी। फाल्को ने जल्दी से सिर हिलाया। वह पशु पालता था। नहीं, नहीं, वो कुछ इकट्ठा करता था। एल्ड्रिस ने आगे कहा, वह पैटर्न को लेकर जुनूनी था। या ये दिनचर्या थी। उन्होंने अपना पहला अनुमान खारिज कर दिया। आदेश देना। वह तारा रूपी प्राणी रुका और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो ज्वाला थम गई हो। गलत। उसकी आवाज ने जहाज को बिजली की तरह हिला दिया और गर्मी की एक किरण कुछ इंच की दूरी से गुजरी, जिससे खाली जगह भाप बनकर उड़ गई। कुछ और कोशिश करो, एंगी चिल्लाए। ई की निगाहें इधर उधर घूमी। मुझे याद है एल्ड्रिस ने कहा था कि उसे नियंत्रण, अनुशासन पसंद है। नियम, फाल्को चिल्लाया। वह तारा प्राणी फिर रुक गया। फैसले का इंतजार करते हुए समूह के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। गलत। जैसे ही वह प्राणी पीछे की ओर झुका, उसके शरीर का केंद्र चमक उठा। अब तुम्हारे पास भस्म होने से पहले सिर्फ एक मौका बचा है, उसने घोषणा की, और उसकी छाती में ऊर्जा एकत्रित होकर एक लघु सूर्य का रूप ले लिया। एनजी ने दांत भींच लिए। एक और कोशिश। वे एक दूसरे के करीब सिमटकर बैठ गए और हताशा से सोचने लगे। उसने और क्या कहा? उसने और क्या कहा?
फाल्को ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसने एक बार खाने का जिक्र किया था। कुछ ऐसा कि 42वीं बटालियन को खाना पसंद था। ई ने उंगलियां चटकाई। बीफ? नहीं, वह तो पालन पोषण की बात कर रहा था। पशुधन? फाल्को ने सुधार किया। क्या वो गाय थी? ई ने अनिश्चितता से कहा। क्या अंतरिक्ष में गाय होती है? क्या एलियंस उन्हें गाय कहेंगे भी? फाल्को ने अनिश्चितता से कहा। एनजी ने धीरे से उस शब्द को दोहराया। झुंड। एल्ड्रिस ने भौहें चढ़ा ली। ये तो बहुत आसान लगता है। उस प्राणी की छाती और भी अधिक चमकने लगी, मानो वह गोली चलाने की तैयारी कर रहा हो। हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्होंने अंतिम अनुमान लगाया। झुंड। मौन। पूर्ण सन्नाटा। वह तारा रूप स्थिर रहा और फिर बोला। गलत। सही उत्तर मवेशी था। क्या? ये चिल्लाया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कहा था। लेकिन उस प्राणी को इसकी परवाह नहीं थी। हमला पहले ही शुरू हो चुका था। सूर्य के आकार की परमाणु आग की एक मुट्ठी तेजी से आगे बढ़ी और जहाज से टकरा गई। सब कुछ फट गया और प्रकाश ने अंतरिक्ष में इस पूरे क्षेत्र को निगल लिया। अंतरिक्ष यान अरबों धधकते टुकड़ों में बिखर गया, जिससे धातु पल भर में पिघलकर तैरती हुई चमकदार बूंदों में बदल गई। एंगी, एल्ड्रिस और फाल्को धूल की तरह बिखर गए, एक ब्रह्मांडीय आघात तरंग द्वारा बाहर की ओर फेंके गए। एंजी का शरीर अंतरिक्ष में एक फटे पुराने प्रक्षेपास्त्र की तरह लुढ़क रहा था। उसकी बाहों की त्वचा फट गई, जिससे शून्य गुरुत्वाकर्षण में खून की धारियां तैर रही थी। वह खांसती रही और अपने नष्ट हो चुके जहाज के एक टुकड़े पर उतरते ही संभलने की कोशिश करने लगी। सांसहीन और जमी हुई खामोशी उसे घेर लेती थी, लेकिन उसका शरीर सहज रूप से अपनी सांस रोक लेता था। अब उसे अंतरिक्ष से डर नहीं लगता था। जिस बात ने उसे डरा दिया, वह ये थी कि तारा प्राणी ने फिर से अपना हाथ उठाया और इस बार एल्ड्रिस सीधे उसके हमले की चपेट में थी। अचानक उसके माथे से एक तीसरा सींग फूट पड़ा, जो गहरे लाल रंग की ऊर्जा से चटक रहा था। अचानक उसके माथे से एक तीसरा सींग फूट पड़ा, जो गहरे लाल रंग की ऊर्जा से चटक रहा था। उसकी हृदय गति धीमी हो गई। अंतरिक्ष की गति धीमी हो गई। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही उसने खुद को आगे की ओर उछाला, उसका शरीर एक हिंसक सफेद आभा से चमक उठा। वह बहते हुए जहाज के टुकड़ों के बीच सीढ़ियों की तरह उछलती हुई आगे बढ़ी। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि अंतरिक्ष का ताना बाना उसके चारों ओर मुड़ गया, जिससे उसकी गति के पीछे लहरें बन गईं। उसके पैर मुश्किल से ही किसी टुकड़े को छू पाते थे कि वह उसे पीछे छोड़ देती और भी तेजी से आगे बढ़ती जाती। उस तारा प्राणी की मुट्ठी टपकते शहद की गति से एल्ड्रिस की ओर धीरे धीरे बढ़ी। एनजी उसके पास पहुंची और अपने सींग से निकलती लाल धधकती रोशनी के साथ उस विशालकाय जीव के चारों ओर बार बार चक्कर लगाने लगी। अचानक ही समय थम गया और पीछे की ओर रेंगने लगा। वास्तविकता मानो उल्टी दिशा में चल रही फिल्म की तरह पीछे की ओर मुड़ गई। उनके जहाज के टूटे फूटे टुकड़े फिर से जुड़ गए। एल्ड्रिस, और फाल्को अंतरिक्ष में पीछे की ओर तेजी से गए और अपनी सीटों पर वापस आ गए। और जिस क्षण एनजी ने दौड़ना बंद किया, वो गायब हो गई और ठीक उसी क्षण जहाज के अंदर फिर से प्रकट हुई जब उन्होंने अंतिम उत्तर देने ही वाले थे। उसका पूरा शरीर थकान से कांप रहा था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसने अपने ऊपरी होंठ से खून पोंछा और अपनी सांसों को स्थिर किया। तारा प्राणी गर्जना करने लगा। गलत। अब आपके पास केवल एक ही मौका बचा है। एनजी ने टीम को घबराने का समय नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और पूरे यकीन के साथ चिल्लाए, पशु। बाकी लोग उसकी ओर मुड़े। ये क्या हो रहा है, एनजी? फाल्को की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या एंगी? अगर मुझ पर भरोसा करो, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जो धीरे धीरे घुटन भरी लंबी खामोशी में बदल गया। फिर उस तारा रूपी प्राणी ने अपना विशाल ज्वलंत सिर झुकाया। सही। तूफान पल भर में थम गया। हलचल रुक गई। अंतरिक्ष कांच की तरह चिकना हो गया, जैसे उस विशाल तारामंडल ने अपने अग्नि में भुजाओं को फैलाकर उनके जहाज को रास्ता दे दिया। ई पीछे की ओर लुढ़क गया। एंगी, तुमने अभी अभी क्या किया? उसने थकी हुई लेकिन संयमित होकर अपने गाल से सूखते खून को पोंछा। इसी ने हमें एकमात्र ऐसा भविष्य दिया है जहां हम मरेंगे नहीं। एल्ड्रिस ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा। तुम्हारी शक्ति। इसने स्पेसटाइम को उलट दिया। फाल्को ने घबराकर कहा, और तुम्हारे शरीर पर अभी भी खून लगा हुआ है। तो यह वाकई हुआ था। एनजी ने चुपचाप एक बार सिर हिलाया। इसे आदत न बनाए। जैसे जैसे विशालकाय पिंड धीरे धीरे एक तारे के आकार में परिवर्तित होता गया, वैसे वैसे जहाज उसके पास से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका शरीर परमाणु तरंगों में विलीन होता गया, जब तक कि वह एक दूरस्थ खगोलीय सूर्य के अलावा कुछ भी नहीं रह गया।
स्टार सेंटिनल की घटना के बाद 42वें कमांडर के स्टेशन तक की उनकी यात्रा आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई। उनके चारों ओर अनंत तक फैला हुआ बाहरी अंतरिक्ष अपनी शांति में भ्रामक प्रतीत होता था। छोटी आकाशगंगाओं के आकार के एक सजीव तारे द्वारा लगभग नष्ट हो जाने के बाद जहाज के थ्रस्टर्स की शांत भनभनाहट भी संदिग्ध लग रही थी। फाल्को ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या किसी और को भी अभी भी अपने दिमाग में गलत की आवाज सुनाई दे रही है? एनजी की भौहें तन गईं। अगर आप चाहें तो मैं समय को पीछे ले जाकर आपको वह अनुभव फिर से करा सकती हूँ। फाल्को ने झट से नजरें फेर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, धन्यवाद। एल्ड्रिस मुस्कुराए। शांत हो जाओ, हम उस बकवास से आगे निकल चुके हैं। अगर कोई और स्टार पासवर्ड मांगेगा तो एनजी भुगतान करेगी। मैंने सचमुच सबकी जान बचाई, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ई ने उपहास उड़ाते हुए कहा, और हम आभारी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको चिढ़ाएंगे नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ। अगले कुछ घंटों तक वे खुले अंतरिक्ष में एक स्थिर गति से आगे बढ़ते रहे और हर दिशा का जायजा लेते रहे। उन सभी के मन में एक ही बात थी, लेकिन किसी ने भी उसे जाहिर नहीं किया। यदि बाहरी सीमा की रक्षा कोई सजीव तारा कर रहा हो, तो 42वें कमांडर का क्षेत्र कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद एनजी अपनी सीट पर आगे की ओर झुक गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दोस्तों, क्या आप लोग वह देख रहे हैं? फाल्को ने खिड़की से झांकते हुए कहा, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कोई जहाज नहीं है। ई थोड़ा और करीब झुक गया। यह एक ढांचा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। हम आखिर देख क्या रहे हैं? जैसे जैसे वे करीब आते गए, स्थिति और भी स्पष्ट और भयावह होती गई। शून्यता के उस अंधकार में तैरती हुई कोई स्टेशन नहीं थी, कोई जहाज नहीं था, बल्कि एक विशालकाय इमारत थी। एक किला जो आसानी से एक पर्वत श्रृंखला के आकार का था। इसकी वास्तुकला प्राचीन होने के साथ साथ उन्नत भी प्रतीत होती थी। नुकीले सिरे वाली काली धातु क्रिस्टलीय नलियों के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो किसी कैद किए गए निहारिका की तरह चमक रही थी। विशाल धातु के छल्ले केंद्रीय पिंड के चारों ओर धीरे धीरे घूम रहे थे, और ऐसी ऊर्जा के संकेत उत्पन्न कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इसके नीचे एक खंडित चंद्रमा स्थित था जो 3 विशाल टुकड़ों में विभाजित था, लेकिन चमकते गुरुत्वाकर्षण बंधनों द्वारा एक साथ बंधा हुआ था, जैसे धातु के टांके एक शव को पकड़े हुए हो। फाल्को ने धीमी सी सीटी बजाई। यह आदमी बाकियों जैसा नहीं है। एल्ड्रिस ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। कहा जाता है कि 42वें कमांडर कभी अपनी चौकी नहीं छोड़ते। अब मुझे समझ में आया कि क्यों। जिसने भी इसे बनाया होगा, उसका इरादा उन्हें परेशान करने का नहीं रहा होगा। ई ने जहाज की दिशा में बदलाव किया। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जैसे जैसे वे करीब आते गए, कॉकपिट में एक नई आवाज गूंजने लगी। जैसे ही किलोमीटरों चौड़े स्कैनरों का एक घूमता हुआ घेरा सक्रिय हुआ और सुनहरी रोशनी की ऊर्ध्वाधर किरणों के साथ उन पर छा गया, उनका जहाज धीमा हो गया। नीचे बिखरे हुए चंद्रमा से विशाल तोपें उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। ट्रकों के आकार के सैकड़ों यांत्रिक ड्रोन चारों ओर मंडरा रहे थे, जो निरीक्षण में विफल रहने वाली किसी भी चीज को वाष्पीकृत करने के लिए तैयार थे। उनके संचार तंत्र पर एक रोबोटिक आवाज गूंजी। अपना पदनाम बताएं। सभी जहाजों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। बचने का प्रयास करने पर जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। फाल्को ने अपना गला साफ किया। क्या हमें यकीन है कि स्थानांतरित गुस्तावो सदस्यों के रूप में खुद को भेस बदलना काफी था? हमने हर चीज को पूर्णता से गढ़ा है, एल्ड्रिस ने याद दिलाया। और 62वें कमांडर के अधिकार कोड अभी भी सक्रिय है। एलिवोरा उस हिस्से को संभाल रही है। एनजी ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ई ने जाली पहचान कार्यक्रम सक्रिय कर दिया। उनके जहाज का सिग्नेचर झिलमिलाया, फिर स्थिर होकर गुस्तावो एलायंस क्रूजर के प्रोफाइल में बदल गया। ग्रेटर देन संदेश प्राप्त हुआ। स्तर 7 के प्रवेश प्रोटोकॉल शुरू किए जा रहे हैं। हिलना डुलना नहीं। स्कैनर की किरणें तीव्र हो गईं। पल सेकंड में बदल गए और सेकंड पूरे 1 मिनट में बदल गए। ई ने बुदबुदाते हुए कहा, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक उसी समय जब वे चिंतित होने लगे थे, ग्रेटर देन पहचान सत्यापित हो गई है। आगे बढ़ें। किरणें गायब हो गईं और विशालकाय डॉकिंग गेट एक ब्रह्मांडीय राक्षस के जबड़ों की तरह खुल गए। स्टेशन में प्रवेश करना ऐसा था मानो किसी ऐसे शहर में उड़कर आ गए हो जो अंतहीन रात में डूबा हुआ हो। उस दृश्य की विशालता का वर्णन करना असंभव था।
वे कई किलोमीटर तक फैले हैंगर, हजारों सैनिकों की कतारें, ऊर्जा पुलों पर दौड़ती परिवहन ट्राम और काम में लगी शक्तिशाली मशीनों को देख सकते थे। सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी। और अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल भी समझ से परे था। फाल्को का मुंह खुला रह गया। अंदर से इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बाहर से तो यह इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। यह आयामी स्तरीकरण है, एल्ड्रिस ने फुसफुसाते हुए कहा। पॉकेट स्पेस को भौतिक स्पेस में मोड़ा गया है। ई ने कांपते हुए सांस छोड़ी। बेशक एक भूत कमांडर भूत वास्तुकला का ही इस्तेमाल करेगा। वे अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म पर उतरे, जहां 6 भुजाओं और धूसर धातु जैसी त्वचा वाला एक विशालकाय एलियन उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में संदेह झलक रहा था। वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अक्षमता से नफरत करने वाली आंखें होती हैं। उनके बाहर कदम रखते ही वह गुर्रा उठा। आप चारों अपने पदनाम बताए। ई ने आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाया। कमांडर 62 के सेक्टर से दस्ते को स्थानांतरित करें। आदेश प्रमाणित हो गए हैं। अधिकारी ने उनके जाली पहचान पत्रों की जांच की। बीप बीप बीप। स्वीकृत। वह प्रभावित होकर उपकरण को नीचे रख दिया। कमांडर 42 अक्षमता बर्दाश्त नहीं करता। आपका हर कदम, आपकी हर रिपोर्ट मेरे माध्यम से ही जाएगी। बिना अनुमति के आप सांस भी नहीं ले सकते। फाल्को ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, दोस्ताना। अधिकारी की 6 आंखें सिकुड़ गईं। यह क्या था? कुछ नहीं, महोदय, फाल्को ने तुरंत कहा। अधिकारी ने एनजी की छाती में एक डेटा पैड घुसा दिया। आपको कार्य चक्रों में सौंपे जाएंगे। स्पष्ट अनुमति के बिना आपको अपने निर्धारित तल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ऊपरी तलों पर सख्त प्रतिबंध है। सबसे ऊपरी तल पर नजर डालना भी मृत्युदंड के योग्य है। एनजी ने गहरी सांस ली। समझ गई। उन्होंने उन सभी का अध्ययन किया, विशेषकर एनजी का। उसका तनाव, उसकी उपस्थिति। फिर उसने घुरघुराहट की आवाज निकाली। मरने की कोशिश मत करो। सफाई करना असुविधाजनक होता है। वह चला गया। उसके जाते ही ई ने फुसफुसाते हुए कहा, हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। वे एक परिवहन ट्राम में बैठकर इमारत के अंदरूनी हिस्से में और गहराई तक गए, जहां उन्हें गुस्तावो गठबंधन के हजारों सैनिक दिखाई दिए। ये कैसी जगह है? बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन को कतार में आगे बढ़ते देख फाल्को ने फुसफुसाते हुए कहा। 62वें कमांडर के पास तो इसकी आधी भी जानकारी नहीं थी। एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। क्योंकि 42वां कमांडर सिर्फ एक और कमांडर नहीं है। उसका स्टेशन असल में अंतिम रक्षा का एक किला है। एनजी ने ऊपर देखा। सबसे ऊपरी मंजिल केवल तभी दिखाई देती थी जब विशाल केबल और ऊर्जा क्षेत्र हिलते थे, अन्यथा वह एक झिलमिलाती हुई बाधा के पीछे छिपी रहती थी। वह वहीं होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन हम वहां कैसे पहुंचेंगे? फाल्को ने अपने हाथ फैलाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। इस जगह के सारे अलार्म बजाए बिना और शायद अपनी जान गंवाए बिना। खैर, मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन आप लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। ई ने आगे कहा, और हम सिर्फ ऊपर की ओर लड़कर काम नहीं चला सकते। इनकी संख्या हजारों में है। इससे बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान होगा और कोई न कोई जरूर अलार्म बजा देगा जिससे हमारा पूरा अभियान बर्बाद हो जाएगा। कुछ देर सन्नाटा छा गया और फिर एल्ड्रिस ने गहरी सांस छोड़ी। तो फिर हमें अलग तरह से सोचने की जरूरत है। एनगी ने घूर कर देखा। कैसे? उसने अपने सिर के किनारे पर थपथपाया। जांच पड़ताल, जानकारी और धैर्य। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। 42वें कमांडर एक भूत की तरह हैं। उन्हें कोई नहीं देखता, कोई उनसे बात नहीं करता, यहां तक कि कोई यह भी नहीं जानता कि वे किस प्रजाति के हैं। फाल्को ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर हम उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगे जिस तक किसी की पहुंच नहीं है? एल्ड्रिस का लहजा गंभीर हो गया। पदों में ऊपर चढ़ते हुए, निश्चित रूप से आप जितना ऊपर जाएंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। 6 भुजाओं वाला वह अधिकारी, जो उनका नियुक्त कप्तान था, उन गिने चुने लोगों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उस स्थान पर अपनी इच्छानुसार घूमने का सीधा अधिकार था। अगर किसी को वहां तक पहुंचने का तरीका पता होता, तो वह वही होता। लेकिन ई ने फुसफुसाते हुए कहा, हम उससे पूछताछ नहीं कर सकते। अगर वह गायब हो जाता है या अजीब हरकतें करता है, तो ये पूरी जगह हम पर ढह जाएगी। एनगी ने सिर हिलाया। हमें बिना संदेह के प्रवेश चाहिए। इसलिए हम जो भी कदम उठाएं। उसकी आंखें कठोर हो गईं। साफ होना चाहिए। उनका पहला सौंपा गया कार्य सरल था, माल की गिनती करना। मामूली काम, उबाऊ काम, ऐसा काम जो आमतौर पर निचले रैंक के सैनिक करते थे। जो बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे उन्हें बिना किसी संदेह के कई क्षेत्रों से गुजरने की अनुमति मिल गई।
42वें कमांडर के स्टेशन के अंदर शुरुआती कुछ दिन प्रोटोकॉल प्रतिबंधों और चुपचाप बढ़ते दबाव के घुटन भरे माहौल में बीते। हर गलियारा किसी जेल के गलियारे जैसा लगता था, जहां कवचधारी भूत मंडरा रहे हों, जो जरा सी भी गलती पर हमला करने के लिए तैयार हो। वह जगह व्यवस्था का एक अभेद्य पिंजरा थी और उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कमांडर ही वह व्यक्ति था जिसने इसे लागू करने की मांग की थी। उन्हें छींकने की भी इजाजत नहीं थी, और ऐसा करने पर कोई न कोई उसे रिकॉर्ड कर लेता था। लेकिन जानकारी वह तो वे जुटाने में कामयाब रहे। धीरे से, चुपचाप, अत्यंत परिश्रम से, एनजी ने सबसे पहले उन अजीब कंटेनरों को देखा था जो कई तारामंडलों से लाए गए मांस के विशाल टुकड़ों से भरे हुए थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह सेना का राशन है, लेकिन एक सुबह लिफ्ट के पास दो गार्डों को गपशप करते हुए सुनने के बाद सच्चाई सामने आ गई। ग्रेटर देन कमांडर 42 के मवेशी फिर से बदतमीजी कर रहे हैं। शायद उसे ऊपर पूरे झुंड को पालना बंद कर देना चाहिए। ऊपरी मंजिल से मौत और बारबेक्यू जैसी बदबू आती है। वे चारों लगभग जम से गए। फाल्को ने ई को कोहनी मारी और पूछा, क्या तुम ये सुन रहे हो? ई ने धीरे से सिर हिलाया। मवेशी, फिर से। एंगी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अब स्टार सेंटिनल का पासवर्ड ज्यादा समझ में आ रहा है। फाल्को ने पलकें झपकाईं। तो क्या यह आदमी सचमुच सबसे ऊपरी मंजिल पर परग्रही गायों की खेती करता है? जाहिर तौर पर, एल्ड्रिस ने जवाब दिया। और उसे मांस का बहुत शौक है। बहुत खूब। फाल्को ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उस दिन हम कुछ भी अनुमान लगा सकते थे, लेकिन जवाब मवेशी ही था। बिल्कुल, लेकिन इससे जो बात सामने आई, वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कमांडर कभी भी अपने तल से बाहर नहीं निकला। उसे जिस भी चीज की जरूरत थी, भोजन, पानी, संचार, कर्मचारी, सब कुछ स्वचालित या दूरस्थ रूप से उपलब्ध कराया जाता था। कोई आमने सामने की मुलाकात नहीं होती थी। कोई गश्त नहीं होती थी। कोई निरीक्षण नहीं होता था। वो हर मायने में एक भूत था। मवेशियों के साथ एक भूत। निगरानी ड्यूटी, सुनी गई बातचीत और सीमित मात्रा में उपलब्ध जानकारी के माध्यम से उन्होंने उसकी दैनिक दिनचर्या को समझने की कोशिश शुरू की। ठीक हर दिन 0400 बजे सिस्टम की जांच और आंतरिक निगरानी पूरी तरह से मशीनों द्वारा की जाती है। 6 बजे मवेशियों के चरने का समय। 9 बजे रणनीतिक रिपोर्टों की समीक्षा की गई। 1200 घंटे मांस तैयार करना, जाहिर तौर पर वह अपना खाना खुद पकाते थे। 1500 घंटे विस्तारित मौन समय, किसी से भी कोई संचार नहीं। 1800 बजे पशुधन का निरीक्षण। 2200 बजे सार्वभौमिक लॉकडाउन। वह कभी सोता नहीं था, या अगर सोता भी था तो सिस्टम उसे मौन गतिविधि मोड मानता था। वह अपने अधिकारियों से कभी नहीं मिला। वह कभी भी सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे नहीं उतरा। वह हजारों की संख्या वाले एक किले पर एक अदृश्य शासक था। और किले ने सुरक्षा की कई परतों से उसकी रक्षा की, जिसके सामने 62वें कमांडर एक नौसिखिए की तरह लग रहे थे। न केवल फर्श बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित थे, स्थानिक विरूपण न केवल असंभव हो गया, लेकिन समय के विस्तार को भी विनियमित किया गया था। फाल्को दहाड़ा, अपने संकर रूप से काली ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जिससे चिपचिपे पिंडों में से कई पीछे की ओर उछल गए। एल्ड्रिस पूरी तरह से बेफिक्र होकर पीछे पीछे तैर रहा था, अपने आसपास के रंगों को विकृत कर रहा था और आने वाली जेली को उसे छूने से पहले ही तितर बितर कर रहा था। जो भी चीजें उसके करीब आई, उन सब का रंग फीका पड़ गया। फिर अलार्म की आवाज बदल गई। चेतावनी, घुसपैठिए कमांड हब के निकट आ रहे हैं, स्लैम डोर्स सक्रिय हो रहे हैं। छत से कई मोटी, काली दीवारें नीचे गिरी, जिससे गलियारे दो हिस्सों में बंट गए, प्रवेश द्वार बंद हो गए और समूह अलग थलग हिस्सों में बंट गया। बत्तियां गहरे नीले रंग की हो गईं। जमीन ऐसे कांप उठी मानो स्टेशन खुद काया पलट करने की तैयारी कर रहा हो। धिक्कार है, वह हर गलियारे को बंद कर रहा है, ई ने गुस्से में कहा। लेकिन फिर सारी हलचल धीमी हो गई। स्थानिक विरूपण न केवल असंभव हो गया, लेकिन समय विस्तार भी नियंत्रित था। जब एनजी ने अपनी गति का उपयोग करने का प्रयास किया, तो उसे तुरंत ही विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। समय स्थिरीकरण बलों की एक लहर ने उसकी क्षमताओं को अवरुद्ध कर दिया। वह यहां निर्धारित सीमा से अधिक गति नहीं बढ़ा सकती थी। वह यहां निर्धारित सीमा से अधिक गति नहीं बढ़ा सकती थी। और इससे उसे इतनी तेज गति से गाड़ी चलाने से रोका जा सकेगा कि उसे देखना असंभव हो जाए। हर चीज की सुरक्षा की गई थी। सब कुछ। उन्होंने अपने आवंटित कमरों के सुरक्षित कोने में एक सामूहिक बैठक की, छोटे, चौकोर धातु के कमरे जिनकी दीवारें मैट ग्रे रंग की थी और असुविधाजनक बिस्तर थे जो स्कैनर फील्ड की भनभनाहट से गूंज रहे थे। फाल्को बिस्तर पर गिर पड़ा और कराहने लगा। ये जगह नरक है।
मैंने थोड़ी देर पहले छींकने की कोशिश की और बिस्तर ने कंपन की आवृत्ति रिकॉर्ड कर ली। ई ने सिर हिलाया। हम कोई कदम नहीं उठा सकते। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। एंगी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। हमें सबसे ऊपरी मंजिल चाहिए, लेकिन सभी रास्ते बंद हैं। एल्ड्रिस ने उन रेखाचित्रों पर टैप किया जिन्हें उन्होंने याद कर लिया था। कचरा निपटान सुरंगों में भी निगरानी और बायोमेट्रिक गेट लगे हैं। हम न तो वार्प कर सकते हैं, न ही गति बढ़ा सकते हैं, न ही तोड़ फोड़ कर सकते हैं, न ही छिपकर जा सकते हैं। फाल्को ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। तो मूलतः हम अच्छा व्यवहार करने और प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं। एल्ड्रिस की आंखों में चमक आ गई। हम कप्तान को पकड़ेंगे। ई ने पलकें झपकाईं। एल्ड्रिस, क्या तुम्हारा सिर किसी ऊर्जा ग्रिड से टकरा गया? हम कप्तान को मार नहीं सकते। जिस क्षण वह लापता होगा, हम उसे मार नहीं रहे हैं, एल्ड्रिस ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हमें उसे वश में करने का तरीका ढूंढना होगा। उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना होगा। और हम ऐसा कैसे करेंगे? ई ने हाथ ऊपर उठाते हुए सवाल किया। फाल्को उठ बैठा। शायद मेरे पास एक रास्ता है। एक काली वस्तु। ई रुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अंधेरा सा दिखने वाला पदार्थ। फाल्को ने धीरे से सिर हिलाया। तकनीकी रूप से यह मेरा नहीं है। यह मेरे पिता के अंधकार में आयाम से आया है। मैं इसका उपयोग तभी करता हूं जब इसकी आवश्यकता हो। ये किसी के मन से जुड़ जाता है, लेकिन केवल तभी जब वे पहले से ही अंधकार में विचारों में डूबे हों। और एक बार ऐसा हो जाने पर मैं उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता हूं। एल्ड्रिस आगे झुकी। अगर हम उसका रूप धारण करना चाहते हैं या उससे पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे वश में करना होगा। उसे नियंत्रित करना होगा। हमें उसके विचारों को अंधकार की ओर ले जाना होगा ताकि फाल्को इस अंधकार में वस्तु का उपयोग कर सके। एंगी ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, लेकिन वह एक सख्त, रूढ़िवादी और हद से ज्यादा अनुशासित अधिकारी है। वह तो मानो नियमों में ही डूबा रहता है। भला ऐसे व्यक्ति के मन में बुरे विचार कैसे पैदा किए जा सकते हैं? फाल्को ने अपनी उंगलियों के जुड़ों को चटकाया। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हमें चाहिए कि वह स्वेच्छा से इस पर विचार करे। उसने कंधे उचका दिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसकी सबसे आदिम प्रवृत्तियां। ई ने उसे घूर कर देखा। तो हमें उसे भ्रष्ट करना होगा। एनजी ने सिर हिलाया। भ्रष्टाचार नहीं, बस पेंच ढीले कर दिए हैं। एल्ड्रिस ने आह भरी। इसमें समय लगेगा। दिन, शायद हफ्ते। तो फिर हम अभी शुरू करते हैं, ई ने दृढ़ता से कहा। हमारे पास असफल होने का जोखिम नहीं है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अब तक की सबसे नैतिक रूप से भ्रामक योजना को अंजाम दिया। उन्हें कप्तान से दोस्ती करनी थी। उसे यकीन दिलाओ कि उसे वे पसंद आए। उसे इतना सहज महसूस कराएं कि वह बेफिक्र हो जाए। और फिर धैर्यपूर्वक और सावधानीपूर्वक उसके मन को उसके भीतर छिपी हुई अंधेरी गहराइयों की ओर ले जाएं। उनके आश्चर्य के लिए कप्तान पूरी तरह से रोबोट जैसा नहीं था। वह कठोर था, हाँ। निर्दयी था, हाँ। वफादार था, बिल्कुल। लेकिन अनुशासन के उस कवच के नीचे दरारें थीं। छोटे वाले। और दरारें चौड़ी हो सकती हैं। उन्होंने त्रुटिहीन तरीके से काम करना शुरू किया और अन्य सैनिकों की तुलना में कार्यों को तेजी से पूरा किया। उन्होंने अपनी क्षमताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि वे संदिग्ध लगे। कप्तान ने यह बात नोटिस की। एक सुबह वो उनके इलाके में आया और सिर हिलाया। आपकी कार्यकुशलता मानक से कहीं अधिक है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। फाल्को ने मन ही मन फुसफुसाया, प्रगति हो रही है। अगले दिन एनजी ने खाने, खासकर मांस के बारे में बातचीत शुरू की। सर, आपने अब तक सबसे स्वादिष्ट मांस कौन सा खाया है? उसने मासूमियत से पूछा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ग्रेटर देन, ये बात आपको क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि आपके कमांडर को मांस बहुत पसंद है, फाल्को ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हमने सोचा कि यहाँ सभी का स्वाद परिष्कृत होगा। कप्तान के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व झलक रहा था। ग्रेटर देन, वह तैयारी के मामले में बेजोड़ है। दरवाजा और अधिक खुल गया। अगली बार ई ने सावधानीपूर्वक संपर्क किया। महोदय, क्या आपको लगता है कि आदिम इच्छाएं लोगों को कमजोर बनाती हैं या सामान्य? कप्तान कुछ देर रुका। ग्रेटर देन, आदिम इच्छाएं ध्यान भटकाने वाली होती हैं। फाल्को ने तुरंत जवाब दिया, या फिर वे ताकत के सूचक हैं। प्रकृति कमजोर नहीं है। अधिकारी के चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया, मानो यह विचार उसके लिए नया हो। चौथा दिन, उन्होंने आंतरिक संघर्षों, तनाव और क्रोध पर चर्चा की। फाल्को ने हल्के इशारे किए। उन्होंने कहा, हर किसी के मन में कुछ विचार होते हैं जिन्हें वे छिपाते हैं। बुरे विचार भी। लेकिन ये सामान्य बात है।
कभी कभी इसका मतलब होता है कि दिमाग तेज है। कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसे बंद भी नहीं किया। बीज बो दिया गया था। वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उससे उसकी निराशाओं को स्वीकार करवाने के लिए बनाए गए अनुचित नियमों की शिकायत की। उन्होंने सूक्ष्म चुटकुलों से उसे हंसा दिया। उन्होंने पाया कि वह निचले स्तर के उन अधिकारियों के प्रति द्वेष रखता था जो काम में लापरवाही बरतते थे। उन्होंने उसे इसे व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर छोटी मोटी बात को भड़काकर आग का गोला बना दिया जाता था। हर अंगारे को गर्माहट में बदल दिया गया। हर गर्माहट ऊष्मा में बदल जाती है। एल्ड्रेस ने चुपचाप अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया, वह आक्रामक तरीके से सोचने लगा है। फाल्को ने सिर हिलाया। अंधेरी वस्तु का प्रभाव तब सबसे अच्छा होता है जब मन में और अधिक पाने की इच्छा जागृत हो चुकी हो। ई ने पूछा, आपका मतलब लालच से है? नहीं, फाल्को ने जवाब दिया। नियंत्रण। और फिर आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। दिन 7, जब समूह सैनिकों के अनुशासन संबंधी रिपोर्टों की समीक्षा करने में कप्तान की सहायता कर रहा था, तभी उसने गुस्से में अपना मुक्का कंसोल पर दे मारा। ग्रेटर देन अयोग्य मूर्ख। इस अचानक हुए हिंसक व्यवहार से खुद समेत सभी लोग चौंक गए। वह शायद ही कभी अपनी आवाज ऊंची करता था। एंगी तुरंत आगे झुकी। सर, आप ठीक हैं? वह गुर्राया। ये अधिकारी मेरे काम में बाधा डालते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं। उसने खुद को रोक लिया। फाल्को की आंखें तेज हो गईं। ये तो स्वाभाविक है कैप्टन। व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। कमजोरी को दूर करना चाहते हैं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर एक गहरी सांस सुनाई दी। ग्रेटर देन, हाँ, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। न केवल डाक सेवा से बल्कि उनके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। कप्तान की आंखें सिकुड़ गईं और वह गहरी निगाहों से आगे देखने लगा, जबकि उसके मन में अंधकार में विचार उमड़ रहे थे। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने इस बात को स्वीकार किया, दरवाजा पूरी तरह खुल गया। फाल्को ने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और स्याही की तरह उसकी हथेली पर छाया की एक पतली लकीर रेंगती हुई, घूमती हुई, संघनित होकर एक छोटे से काले कण में तब्दील हो गई, जो मुश्किल से एक दाने के आकार का था। इसे सिर्फ एंजी ने देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन फुसफुसाया, हुक। वह कण हवा में गायब हो गया। यह एक भूत की तरह अंतरिक्ष में सरकती हुई, किसी की नजरों में नहीं आए और कप्तान के विचारों की ओर धीरे धीरे बढ़ती गई। इस समय वह कमजोर मन से सोच रहा था, काश मेरे पास पूरा नियंत्रण होता। काश मैं बिना किसी प्रतिबंध के अपने नियमों को लागू कर पाता। और इतना ही काफी था। वह काली वस्तु परजीवी की तरह उस विचार से चिपक गई। एंजी ने फाल्को को कांपते हुए देखा। ई ने ध्यान दिया। तुम ठीक हो? फाल्को ने कांपते हुए सांस छोड़ी। ये काम कर रहा है। वह सोच रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एल्ड्रेस ने धीमी आवाज में पूछा, हमें पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने में कितना समय लगेगा? फाल्को ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ और दिनों तक उसके विचारों को थोड़ा थोड़ा करके प्रभावित करने से वह नर्म पड़ जाएगा। उसका दिमाग हमारे द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह नियंत्रण में है। एंगी ने सिर हिलाया। तो हम करीब हैं। ई ने दूरी और विकृति के कारण छिपी हुई सबसे ऊपरी मंजिल की ओर देखा। कमांडर वहीं पर है, उन सभी स्तरों के पीछे। एल्ड्रेस की आंखों में हल्की सी चमक थी। और जल्द ही हमारे पास वह एकमात्र कुंजी होगी जो हमें इन सभी से पार दिला सकती है। फाल्को ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। तो चलिए दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। एंजी ने पूछा, वह क्या है? फाल्को ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसे हम पर इतना गहरा भरोसा दिलाओ कि उसे लगे कि हमारी मदद करना उसका अपना विचार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब जब कप्तान फाल्को के प्रभाव में आ गया तो सब कुछ बदल गया। इससे पहले उनकी गतिविधियां सख्त गलियारों, पूर्व निर्धारित कार्यों और एक घुटन भरी कमान श्रृंखला तक सीमित थीं, जिसमें अन्वेषण के लिए कोई जगह नहीं थी। हर लिफ्ट के लिए अनुमति आवश्यक थी, हर दरवाजे के लिए एक विशिष्ट मंजूरी की जरूरत थी, और यहां तक कि बातचीत की भी स्टेशन की आंतरिक निगरानी के माध्यम से जांच की जाती थी। यह एक चालू सुविधा के रूप में छिपा हुआ लोहे का पिंजरा था। लेकिन अब पाबंदियां ढीली पड़ गई थी। फाल्को का नियंत्रण पूर्ण नहीं था। उसकी डार्क ऑब्जेक्ट क्षमता किसी को कठपुतली नहीं बनाती थी। इसके बजाय ये लक्ष्य की सबसे गहरी भावनाओं को अपने वश में कर लेती थी, उन्हें बढ़ाती थी, उन्हें प्रेरित करती थी और उन्हें नियंत्रित करती थी। ये सूक्ष्म थी, खतरनाक थी, लापरवाही से इस्तेमाल करने पर अप्रत्याशित थी, लेकिन उनकी जरूरत के लिए एकदम सही थी।
कप्तान ड्रेवन ओरिक एक सख्त, नियम कानून का पालन करने वाले अधिकारी लगते थे, जो अनुशासन को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन उनके साथ बिताए एक सप्ताह में, उन्हें पता चला कि उनके मन में दबी हुई ईर्ष्या थी। उन्हें इस बात से नफरत थी कि ऊपरी मंजिलों पर उनके साथी बेहतर जीवन जीते थे। उन्हें पदोन्नति में लगने वाली धीमी गति से चिढ़ थी। उन्हें डर था कि कहीं वे गुस्तावो गठबंधन के एक मध्यम दर्जे के अधिकारी के रूप में 13वीं मंजिल के भीतर गुमनाम होकर न मर जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने पास मौजूद शक्ति से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त करने के सपने देखते थे। यही वह मौका था जिसकी फाल्को को जरूरत थी। जिस रात फाल्को ने आखिरकार ड्रेवन के दिमाग में मौजूद डार्क ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, उस रात वह परग्रही व्यक्ति केवल 3 सेकंड के लिए थम गया, फिर पलकें झपकाई, गला साफ किया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, कुछ महत्वाकांक्षा और लापरवाही का मिश्रण। बस इतना काफी है कि वह सहयोग करने लगे। और अब सत्ता की संरचना में आए इस छोटी सी दरार का फायदा उठाते हुए उनका सत्ता में आने का अभियान शुरू हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली ही सुबह ड्रेवन ने उन चारों को, एल्डरिस, फाल्को, एनजी और ई को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। अभी सुबह का समय था और स्टेशन की पुनर्चक्रित हवा गलियारों में ठंडी होकर बह रही थी। अंदर आते ही उन्होंने एक दूसरे को जल्दी से देखा। वे सचेत थे लेकिन सतर्क भी थे। ड्रेवन डेस्क के पीछे बैठा था और एक डिजिटल होलोपैड पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी, लगभग अभिमानी भाव था। तुम चारों, उसने उन चारों को असामान्य रुचि से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रदर्शन रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा था। तुम चारों, उसने उन चारों को असामान्य रुचि से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रदर्शन रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा था। ई ने व्यंग्यपूर्वक सोचा कि ये प्रदर्शन रिकॉर्ड फाल्को के हस्तक्षेप से पहले मौजूद ही नहीं थे। तुम सब यहाँ बेकार हो रहे हो, ड्रेवन ने आगे झुकते हुए कहा। तुम्हारी काबिलियत ऊपरी मंजिलों पर काम आएगी, कम से कम 10वीं मंजिल पर तो जरूर। उस व्यक्ति ने 4 अनुशंसा पत्र मेज पर सरका दिए। मजबूत अनुशंसाएं, हस्तलिखित, मुहर लगी हुई। एंगी ने पलकें झपकाई। सर, सब एक साथ। हाँ, आपकी टीम वर्क अनुकरणीय है, ड्रेवन ने उत्तर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। फाल्को ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन मेज के नीचे एल्ड्रिस ने उसकी राहत को महसूस किया। उन्हें बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। विनम्रतापूर्वक अभिवादन करते हुए वे चारों कार्यालय से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर और निकटतम निगरानी केंद्र से दूर जाते ही ई ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे यार, ये तो हो ही रहा है। एनजी ने अपनी बाहें मोड़ ली, वह अभी भी संशय में थी। अभी जश्न नहीं मनाते, हम एक मंजिल ऊपर जाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तबादलों पर कड़ी नजर रखी जाती है। फाल्को ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर इसीलिए तो ऊपर बैठा आदमी सोचता है कि वह महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है। हर बार जब हम तरक्की करते हैं, तो वह भी तरक्की करता है। वह हर उस चीज को मंजूरी दे देगा जो उसके अहंकार को संतुष्ट करे। और अगर उसका अहंकार चूर चूर हो जाए तो। एंगी ने पलटवार किया। एल्ड्रिस ने धीमी आवाज में जवाब दिया, फिर हम इसे उसके लिए सिकोड़ देंगे। लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। और इस तरह चढ़ाई शुरू हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तबादले की प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रही। कप्तान के हस्तलिखित अनुमोदन और फाल्को के थोड़े से मानसिक प्रोत्साहन से ड्रेवन को आत्मविश्वास मिला और 6 घंटे के भीतर ही उनके स्थानांतरण की मंजूरी मिल गई। उन्हें 10वीं मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। गलियारे चौड़े थे और चमकदार पॉलिश से सजे हुए थे। निचली मंजिलों की चकाचौंध भरी सफेद रोशनी के मुकाबले यहाँ की रोशनी नर्म और लगभग गर्म थी। यहाँ लाउंज थे, ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था थी। खिड़कियां भी थीं, जो बाहर की दुनिया की ओर नहीं खुलती थीं, बल्कि मनोबल बढ़ाने के लिए बनाए गए बंद बगीचों की ओर खुलती थीं। लोग थकी हुई मशीनों की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रतिष्ठित संस्थान के सदस्यों की तरह चलते थे। ये तो निचली मंजिलों से भी बेहतर है, ई ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। लेकिन पर्याप्त नहीं, एल्ड्रिस ने उत्तर दिया। उनके कार्यभार में भी बदलाव आया। अब उन्हें नीरस और उबाऊ काम नहीं करने पड़ते थे। अब उन्हें रसद संबंधी निगरानी, उच्च श्रेणी की प्रणालियों का तकनीकी रखरखाव और ऊपरी मंजिलों से परिचालन संबंधी जानकारियों से युक्त डेटा टर्मिनलों तक पहुंच प्राप्त थी। 10वीं मंजिल पर ही उन्हें 42वें कमांडर के बारे में और अधिक जानकारी मिली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरे दिन, जब एनजी फ्लो के सबसिस्टम लॉग पर डेटा की जांच कर रही थी। यह आदमी सचमुच एक ऐसे राज्य की छत पर राजा की तरह रहता है जो उसे कभी नहीं देखता। 42वें कमांडर के बारे में जानकारी जुटाते हुए इंगी ने बुदबुदाया।
वह बहुत कम सोता था, बहुत कम अपने कमरे से बाहर निकलता था। स्टेशन से उसका संपर्क भी बहुत कम ही होता था, और लोग अब भी उनके करीबी पदों के लिए लड़ते हैं। ई ने पूछा। बिल्कुल, फाल्को ने जवाब दिया। वही तय करता है कि किन ग्रहों को आजादी मिलेगी और किन्हें जला दिया जाएगा। उसकी कृपा किसी का भी करियर बना सकती है, एल्ड्रिस ने धीमी आवाज में कहा, और उसका तल। आप जितना ऊपर जाएंगे, सुविधाएं उतनी ही बेहतर होती जाएंगी। लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश में बहुत समय बिताते हैं, और इस तरह उन चारों का उत्थान जारी रहा। 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल में बदल गई, फिर 14वीं मंजिल। प्रत्येक मंजिल से उन्हें कमान संरचना की स्पष्ट झलक मिलती गई। हर मंजिल पर उन्हें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, प्रतिबंध और सख्त होते गए। निगरानी बढ़ गई, प्रवेश द्वार संकरे होते गए, लिफ्ट और गलियारे कम होते गए। हवा ठंडी और अधिक रोगाणुहीन होती गई। कर्मचारी चुस्त दुरुस्त होकर काम करते रहे, मानो 15वीं मंजिल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को किसी अलिखित प्रशिक्षण से गुजारा गया हो। कैप्टन ड्रेवन के साथ उनकी झूठी दोस्ती ने उन्हें तब प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया जब भी उनकी टीम को उनकी आवश्यकता होती थी। हालांकि कप्तान की शक्ति की भी एक सीमा होती है, और चढ़ाई के दौरान कई बार बाल बाल बचने की घटनाएं भी हुई। 15वीं मंजिल पर शिफ्ट बदलने के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। उसने काले रंग की किनारी वाला कवच पहना हुआ था और उन पर तीखी निगाहें गड़ा दी। तुम चारों पिछले हफ्ते चौथी मंजिल पर थे, एंगी शांत भाव से आगे बढ़ी। हाँ, कैप्टन ओरिक ने हमें व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित किया है। अधिकारी की आंखें सिकुड़ गईं। तेजी से पदोन्नति, बहुत तेजी से। एल्ड्रिस ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। हम कुशलतापूर्वक काम करते हैं, महोदया। अधिकारी ने पलकें झपकाईं और बोलने से पहले कुछ देर तक उन्हें घूर कर देखा। ठीक है, आगे बढ़ो। जब वे उसके पास से गुजरे तो यी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, किसी दिन कोई न कोई उसे बहुत करीब से देखेगा। इसीलिए हमें गति बढ़ानी होगी, एनजी ने जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता गया, कमांडर का विवरण और भी विस्तृत होता गया। 16वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल से आंशिक निगरानी लॉग तक पहुंच प्राप्त हो गई। हालांकि यह पहुंच बहुत ही प्रतिबंधित थी। उन्हें केवल धुंधलेपन के कारण धुंधली आकृतियां ही दिखाई दी। लेकिन उन्होंने पुष्टि की, वहां पहुंचने के बाद भी कमांडर तक हर कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। उनके मवेशी फार्म ने सबसे ऊपरी तल का 30% हिस्सा घेर रखा था। उनके पास एक निजी रसोई इकाई थी जिसमें कुलीन रसोइयों की टीम कार्यरत थी। वह प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित करता था और उसके कक्ष में केवल 2 लोगों को ही जाने की अनुमति थी। गलियारों में प्रति माह केवल एक ही टीम को तैनात किया जा सकता था। वह बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, एल्ड्रिस ने निष्कर्ष निकाला। फाल्को ने सिर हिलाया। एक बार जब हम उस तक पहुंच जाएंगे, तो हम उसकी इस तरह की आशंका का फायदा उठा सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हर मंजिल के साथ पदोन्नति पाना कठिन होता गया। कमान संरचना में अनुमोदन के कई स्तर आवश्यक हो गए थे। उन्हें शीर्ष अधिकारियों के साथ बने रहना था, शिष्ट व्यवहार रखना था, असाधारण होते हुए भी अदृश्य बने रहना था। इस समय ड्रेवन की कोई खास उपयोगिता नहीं रह गई थी। उसके द्वारा जारी की गई मंजूरी और सिफारिश पत्र अब किसी काम के नहीं थे। हालांकि एक विशेष परिस्थिति में उन्होंने उनके योगदान लॉग को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। इस प्रकार वे 19वीं मंजिल पर पहुंच गए, उस प्रवेश द्वार से ठीक एक स्तर नीचे, जो विशिष्ट लिफ्ट की ओर जाता था। वह एकमात्र लिफ्ट जो कमांडर के तल तक जाती थी। यहीं पर उनकी प्रगति रुक गई। यहीं पर उनकी प्रगति रुक गई। 20वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए न केवल सिफारिश की आवश्यकता थी, बल्कि एक उच्च पदस्थ पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्यक्ष नामांकन की भी आवश्यकता थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो कैप्टन ड्रेवन से भी ऊपर हो। अब ये, एनजी ने दस्तावेज की आवश्यकताओं को घूरते हुए कहा, एक समस्या है। फाल्को मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, हमें बस सही व्यक्ति की जरूरत है। तो फिर हमें खुदाई करनी होगी, ई ने कहा। एल्ड्रिस ने धीरे से सांस छोड़ी। हम बस इतनी ही दूर हैं। एनजी ने सिर हिलाया। एक और कोशिश, हम 20वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और फिर कमांडर हमारी पहुंच में होगा। डॉट 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 डॉट। इसी बीच ब्रह्मांड के केंद्र के करीब गुस्ताव का शरीर प्रकाश से और भी अधिक चमक उठा, जो उसकी त्वचा में समाकर उसकी नसों में उज्ज्वल नदियों की तरह बह रहा था। उसकी बाहों और छाती पर छोटे छोटे क्रिस्टलीय पैटर्न उभर आए, मानो तारों से बने टैटू हो। उन 5 अवशेषों से प्रकाश की किरणें सीधे उसकी ओर आईं। प्रत्येक किरण की आवृत्ति, रंग और कार्य अलग अलग थे। वे उसे भेद नहीं पाईं।
बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे पिघला रही हो। वह हर चीज में विलीन हो रहा है, सेर्सी ने फुसफुसाते हुए कहा। और वह सही थी। वह था। गुस्ताव के दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह समझ से परे था। ब्रह्मांड उसके सामने खुल रहा था। हर कण, हर नियम, अस्तित्व की हर लहर। वह एक बार फिर इसके साथ एक हो रहा था। एंड्रिक की आवाज स्थिर थी जब वह पीछे हट गया। मेरा अनुमान है कि लगभग 2 सप्ताह या उससे थोड़ा अधिक समय में यह अनुष्ठान पूरा हो जाना चाहिए। सेर्सी ने आह भरी। और इस दौरान हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यवधान न हो। रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। क्या हम ये भी बता सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है? यहाँ समय अजीब सा लगता है। एंड्रिक ने सिर हिलाया। इसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। हमें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि बाहरी दुनिया में ये पहले से ही ज्यादा हो गया हो। तो हम अंधे हैं, रिया ने निष्कर्ष निकाला। हमें बस सतर्क रहना होगा, सेर्सी ने धीरे से कहा। गुस्ताव समूह के केंद्र में तैर रहा था, और हर गुजरती सांस के साथ उसकी चमक और भी बढ़ती जा रही थी। अंतरिक्ष के विशाल सागर में एक गोलाकार तरंग की तरह अचानक एक हलचल हर दिशा में फैल गई। उन्होंने इसे अपनी हड्डियों में कंपन की तरह महसूस किया। रिया ने उसकी छाती पकड़ ली। ये क्या था? एंड्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। यही इसका परिणाम है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इसका प्रभाव पल भर में तारामंडलों में फैल गया। हर आकाशगंगा, हर ग्रह, ज्ञात ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक आयाम। प्राचीन शून्यों में सो रहे जीव भी अचानक जाग उठे। प्रकाश के अस्तित्व में आने से पहले से सो रहे प्राणी भी हरकत में आ गए। दूर दराज के ग्रहों पर बसी सभ्यताओं ने आकाश की ओर देखा, जहां तारामंडल झिलमिला रहे थे। दूर स्थित निहारिकाओं में ऊर्जा के तूफान उठ खड़े हुए। यहां तक कि सबसे आदिम जानवरों ने भी इसे महसूस किया। प्रत्येक जीवित प्राणी एक बात समझता था। कुछ जागृत हो रहा था। कुछ पुराना, कुछ शक्तिशाली, कोई ऐसी चीज जिसने कभी स्वयं वास्तविकता को आकार दिया था। सेर्सी ने अपना सिर पकड़ लिया। लोग ध्यान देंगे। रिया ने सिर हिलाया। सबको पता चल जाएगा। एंड्रिक ने कांपते हुए सांस छोड़ी। एक ऐसा प्राणी जो अपनी अलौकिक शक्ति को 100% पुनः प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मांड इसे छिपा नहीं सकता। संतुलन इसे छिपा नहीं सकता। उम्मीद है इससे दुश्मनों को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। ... 42वें कमांडर स्टेशन पर गुस्तावो गठबंधन के कुछ सदस्य एक विशेष स्थान पर एकत्रित थे। क्योंकि आज परीक्षा का दिन था। यह वह दिन था जिसके लिए सैकड़ों अधिकारियों ने महीनों और कुछ ने तो वर्षों तक तैयारी की थी। वह दिन जो ये तय करेगा कि किसे उच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन मंजिलों तक जहां कमांडर की परछाई भी पड़ती थी। परीक्षण स्थल एक विशाल युद्ध क्षेत्र था जो एक पारदर्शी ढाल से जगमगाते एक विशाल गुंबद से घिरा हुआ था। एनजीई, फाल्को और एल्ड्रिस 500 गुस्तावो अधिकारियों के बीच खड़े थे। कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग घमंड से मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। भेस बदले हुए चारों घुसपैठिए बिल्कुल शांत खड़े थे, हालांकि प्रत्येक के कारण बेहद अलग अलग थे। एनजी की उंगलियां अधीरता और उत्साह से फड़कने लगी। फाल्को की आंखें आधी बंद थीं, वो कमरे में उमड़ रहे विचारों को पढ़ रहा था। एल्ड्रिस ने धातु की दीवारों का विश्लेषण किया और पहले से ही प्रत्येक परावर्तक सतह को याद कर लिया था। ई ने आलस्य से अंगड़ाई ली, मानो वह अरुचि दिखा रहा हो, हालांकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लाउडस्पीकरों से कर्कश आवाज आई। आरोहण परीक्षण शुरू करें। गुंबद रोशन हो उठा और सबके नीचे की जमीन चमक उठी, फिर एक सिमुलेशन ग्रिड में बदल गई। विशाल क्षेत्र में होलोग्राफिक दुश्मन, बाधाएं, जाल और ऊर्जा क्षेत्र प्रकट हो उठे। लेकिन ये कोई साधारण सिमुलेशन नहीं था। यह एक पूर्ण मूल्यांकन था। 6 श्रेणियां थीं। उम्मीदवारों को पदोन्नत होने के लिए कम से कम 5 श्रेणियों में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। सबसे पहले कॉम्बैट कैटेगरी थी। यांत्रिक राक्षसों की एक लहर आगे बढ़ी, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट श्रेणी के सैनिक की ताकत की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। एनजी ने कुछ ही सेकंड में उन रास्तों को पार कर लिया, लेकिन गति सीमा के कारण उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। फाल्को परछाइयों को नियंत्रित करता था, उन्हें काटने और बांधने देता था। एल्ड्रिस ने दृष्टि को विकृत करने के लिए अपने रंग स्पेक्ट्रम में हेरफेर किया, जिससे सिमुलेशन बॉट्स भ्रमित हो गए। ई ने तुरंत चकमा दिया और पलटवार किया। गुस्तावो के दर्जनों अधिकारी पीछे रह गए, लेकिन चारों अधिकारी आसानी से आगे निकल गए। दूसरी श्रेणी सामरिक युद्धाभ्यास श्रेणी थी। गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव अनियमित रूप से होते रहे। तैरते हुए माकर तक पहुंचने के लिए सभी को अंतरिक्ष कोशों, उल्टी गुरुत्वाकर्षण दीवारों और शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा।
एंगी ऐसे भड़क उठी मानो वह इसी काम के लिए पैदा हुई हो। फाल्को की काली रचनाओं ने पैर जमाने का मौका बनाया। एल्ड्रेस ने अपने स्वयं के दृश्य रूप को बदलकर गुरुत्वाकर्षण को दरकिनार करते हुए प्रत्येक विकृति से पार पाया। ई ने जानबूझकर एक बार गलती की, लेकिन आसानी से मैदान पार कर लिया। तीसरी श्रेणी मानसिक दृढ़ता की थी। भ्रमपूर्ण नरक, इंद्रियों का उल्टाव, भय का प्रक्षेपण। फाल्को के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह उसका घरेलू मैदान था। चौथी श्रेणी हथियार निपुणता श्रेणी थी। हथियारों की कतारें दिखाई दी। उम्मीदवारों को हमले के दौरान बारी बारी से प्रत्येक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। पांचवी श्रेणी टीम समन्वय श्रेणी थी। यादृच्छिक रूप से टीमें बनाई गईं। चारों में से किसी को भी एक साथ नहीं रखा गया, जिससे चीजें और भी जटिल हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। एनजी को ऐसे अहंकारी उम्मीदवारों के साथ रखा गया था जिन्होंने उसे कम आंका, लेकिन उसने इतनी कुशलता से मैदान पर अपना दबदबा बनाया कि उसके साथियों ने सहज रूप से उसका अनुसरण किया। फाल्को की टीम अनजाने में ही कठपुतली बन गई, जिसे वह गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा था। एल्ड्रेस ने सभी की खूबियों को बखूबी पूरा किया। ई ने अपने समूह को चुपचाप आगे बढ़ाया। वे चारों फिर से पास हो गए। छठा कमांडर प्रॉक्सिमिटी प्रोटोकॉल था। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। उम्मीदवारों को अलग अलग कृत्रिम वातावरणों में रखा गया और उन्हें बिना पता चले कमांडर के आभासी प्रतिरूप के पास पहुंचने का कार्य सौंपा गया। यह परीक्षा ऐतिहासिक थी, यहां तक कि गुस्तावो के अभिजात वर्ग ने भी इसे बार बार विफल किया था। सिम्युलेटेड कमांडर अवतार में असाधारण संवेदी पहचान क्षमता, अप्रत्याशित टेलीपोर्टेशन, विस्फोट और घुसपैठियों के लिए तत्काल हत्या प्रोटोकॉल थे। उम्मीदवारों को पूर्ण गोपनीयता, सटीक समय और सटीक रणनीति की आवश्यकता थी। यहीं पर अधिकांश लोग असफल रहे। सिमुलेशन एक तेज रोशनी के साथ समाप्त हुआ। होलोग्राम बंद हो गए। उद्घोषक यंत्रवत रूप से आगे बढ़े। अंतिम परिणाम संकलित कर लिए गए हैं। पूरा गुंबद सन्नाटे में डूब गया। एक एक करके उम्मीदवारों के नाम विशाल स्क्रीन पर लाल या नीले रंग में चमकने लगे। लाल रंग विफलता, ब्लू पदोन्नति मिली, लाल लाल लाल। कई शीर्ष सैनिकों ने अपशब्द कहे। एंगी ने ऊपर अपनी बाहें मोड़ ली। फाल्को ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। एल्ड्रेस ने बिना किसी हैरानी के अपनी भौहें ऊपर उठाई। तब नीला, बस एक ठो नाम, ई। गुस्तावो एलायंस कार्मिक क्रमांक 77 बी। सभी 6 श्रेणियों में उत्तीर्ण। हॉल में सन्नाटे की आवाजें गूंज उठी। कुछ अधिकारियों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। कुछ लोगों ने तुरंत ही उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। एंगी, फाल्को और एल्ड्रेस ने गठबंधन का दिखावा करते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को छुपाया। उद्घोषक ने आगे कहा, उम्मीदवार क्रमांक 77 बी को शीर्ष मंजिल के प्रवेश मार्ग तक जाने की अनुमति है। एंगी ने लगभग न हिलते होठों से फुसफुसाते हुए कहा, धिक्कार है, हम में से केवल एक ही। इससे तो पूरी योजना चौपट हो गई। एल्ड्रेस ने शांत भाव से सिर हिलाया। तो फिर उसे हमारी जगह पर सफल होना ही होगा। फाल्को ने सिकुड़ी हुई आंखों से ई को देखा। वह कर सकता है। ई ने जबरदस्ती मुस्कुराया और लापरवाही से कंधे उचका दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छत से एक चिकनी और धातु की बनी तैरती हुई अंगूठी नीचे उतरी, जिसके किनारे बैंगनी रंग से चमक रहे थे। केवल ई और उत्तीर्ण होने वाले अन्य लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। लिफ्ट के चारों ओर तैनात गार्डों का रवैया शत्रुतापूर्ण था। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, उसकी जान चली जाती। फाल्को ने दूर से फुसफुसाते हुए कहा, शांत रहो, मिशन को याद रखो। एनजी ने धीमी आवाज में कहा, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। एल्ड्रेस ने उसे भावहीन भाव से सिर हिलाकर सहमति दी। ई ने एकदम सीधे चेहरे के साथ लिफ्ट में कदम रखा, लेकिन अंदर। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ मुझे ही तरक्की क्यों मिल रही है? फाल्को या एंगी पास क्यों नहीं हो सके? धिक्कार है, और इन स्थानिक विकृतियों के कारण मैं भावरों पर भरोसा नहीं कर सकता। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अकेले ही शेर की गुफा में जा रहा था। लिफ्ट एक शांत, लेकिन बेहद खामोश गलियारे में आकर रुकी। हवा भारी लग रही थी, मानो यहाँ वास्तविकता और भी घनी हो गई हो। ऊर्जा से भरी दीवारें सजीव वस्तुओं की तरह सरसरा रही थी। सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। हर कोना बारीकी से साफ किया गया था। ये तलमध्य के अव्यवस्थित क्षेत्रों से बिल्कुल अलग थे। ये वह स्थान था जहां विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी रहते थे। यहीं पर नियम इतने सख्त हो गए कि दम घुटने लगा। कमांडर यहीं निवास करते थे। स्पीकरों से एक धीमी आवाज गूंजी, उम्मीदवार #77 बी कार्यकारी आवास में आपका स्वागत है।
गलियारे के दोनों ओर दरवाजे खुलते ही आलीशान निजी कमरे, लाउंज, प्रशिक्षण क्षेत्र और निगरानी गलियारे दिखाई देने लगे। यहाँ अधिकारी सीधे खड़े थे, अधिक संयमित दिख रहे थे और खामोश, घातक आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे। लेकिन वे सभी तनावग्रस्त भी दिख रहे थे, क्योंकि कमांडर के जितना करीब होना, सजा के उतना ही करीब होना था। खतरे के और करीब होना, अपेक्षाओं के करीब होना। ई ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। ठीक है यार, गड़बड़ मत करना, गिर मत जाना, ध्यान आकर्षित मत करना, बस कमांडर तक पहुंचो, उसे बेहोश कर दो और बाकी लोगों को यहां आने दो। आसान है ना? उसने खुद को मानसिक रूप से एक जोरदार थप्पड़ मारा। जिस क्षण उसने कोने में चुपके से एक भंवर पोर्टल का परीक्षण करने की कोशिश की, उसके चारों ओर का स्थान गर्म कांच की तरह असामान्य रूप से मुड़ गया। उसका भंवर कई बार झिलमिलाया और जब उसने उसमें कुछ डाला तो वह उसकी इच्छित जगह से बिल्कुल अलग जगह पर प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपना कदम रद्द कर दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। ई ने तुरंत ही इस कदम को रद्द कर दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसने खांसते हुए अपने कांपते हाथों को झटक दिया। ठीक है, कोई भंवर नहीं, कोई तात्कालिक यात्रा नहीं, ये तो नरक है। एक अधिकारी के गुजरते ही वह सीधा खड़ा हो गया। सब ठीक है, 77 बी। ई ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, हे है नई ऊंचाई, हवा बहुत घनी है। अधिकारी ने सहमति जताते हुए कहा, ये बीत जाएगा। ई चलता रहा। ये जगह मौत का जाल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 2 घंटों में ई ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। वह घुल-मिल गया। उन्होंने गश्ती दल के तरीकों का अध्ययन किया। उन्होंने जानकारी जुटाई। कमांडर कभी भी सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे नहीं उतरता था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में, सबसे ऊपरी मंजिल पर भी कमांडर कभी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलता था। उनके लिए भोजन लाया गया। 2 सबसे भरोसेमंद कप्तानों के अलावा किसी ने भी उनसे आमने सामने मुलाकात नहीं की। अंतिम कमरे में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक क्लियरेंस के 2 स्तरों और एक दुर्लभ प्राधिकरण कार्ड की आवश्यकता थी, जो केवल उन 2 लोगों के पास ही था। दीवार से टेक लगाकर आराम करने का नाटक करते हुए ई ने खुद से कुछ बुदबुदाया। अगर मुझे वहां प्रवेश करना है तो मुझे एक क्लियरेंस कार्ड की आवश्यकता होगी, या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को अक्षम करना होगा जिसके पास वह कार्ड हो। लेकिन यहाँ किसी को भी छूना खतरनाक था। ये विशिष्ट अधिकारी सामान्य अधिकारियों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। व्यक्तिगत रूप से ई के लिए अभी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन संदेह पैदा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्हें सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। एक गलती या एक संदिग्ध हरकत और पूरा मिशन उसके चारों ओर एक ढहते हुए वर्महोल से भी तेजी से ध्वस्त हो जाएगा। इस मंजिल की सुरक्षा न केवल कड़ी थी, बल्कि इस पर नजर भी रखी जाती थी। 42वें कमांडर के कार्यालय में काम करने वाले हर व्यक्ति को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। यहाँ गलतियों को माफ नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें मिटा दिया जाता था। और निचली मंजिलों के विपरीत, जहां सैकड़ों गार्ड शोर और चहल पहल से भरे चौड़े गलियारों में गश्त करते थे, यह क्षेत्र बिल्कुल भयावह था। शांत, अस्वाभाविक रूप से शांत, मानो आवाज से भी कमांडर को नाराज होने का डर हो। गलियारे मंद नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। धातु की दीवारें इतनी खूबसूरती से पॉलिश की गई थी कि ई को हर बार गुजरते समय अपनी ही एक विकृत परछाई दिखाई देती थी। दीवारों पर खुदे हुए बड़े बड़े चिन्ह पिघली हुई धातु की तरह सूक्ष्म रूप से लहरदार थे, जो स्टेशन में अदृश्य धाराओं की तरह व्याप्त स्थानिक विकृतियों को दर्शाते थे। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या बनी रही। अगर ये इस तल पर कहीं भी, यहाँ तक कि इसी गलियारे में भी, एक भंवर खोलने की कोशिश करता, तो वह अपने मार्ग से भटक जाता। उसे उसकी इच्छित जगह पर भेजने के बजाय, वह उसे किसी निचले तल पर, या बाहर निर्वात में, या किसी दीवार के अंदर फेंक सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन बाद, ई को उनकी नई पोस्टिंग मिल गई। सुरक्षा ड्यूटी, कॉरिडोर सी अल्फा, कमांडर के निजी कक्ष का प्रवेश द्वार। ये सुनने में तो सम्मान की बात लगती थी, लेकिन असल में ये पुरस्कार के रूप में छिपा हुआ दंड था। सबसे खूंखार प्राणी के निजी कक्ष के बाहर दिन में 12 घंटे पहरा देना। ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वह बेहद रोमांचित था। यहाँ खड़े रहने का मतलब ये था कि शायद उसे अंततः प्रवेश पाने का कोई रास्ता मिल जाए। इसका मतलब ये था कि वह सब कुछ देख सकता था। ध्यान से देखें और लाभ उठाएं। 2 दिन बीत गए, 2 लंबे, थका देने वाले दिन। और उस पूरे समय के दौरान ई ने कमांडर को केवल 3 बार देखा, और वह भी केवल एक झलक के लिए। 42वें कमांडर ने कभी अपने कक्ष से बाहर कदम नहीं रखा।
एक विशाल भोजन की मेज के पीछे एक विशालकाय परछाई के हल्के से हिलने से ही उसकी उपस्थिति का आभास हुआ। कई अंगों, चौड़े कंधों और शरीर पर हल्की चमकती धारियों वाली एक धुंधली आकृति। जब भी वह कहीं भी जाने के लिए उठता या मुड़ता, यहां तक कि अंदर से भी जमीन हल्की सी कांप जाती थी। 42वें बटालियन के कमांडर निस्संदेह एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश ई ने अंततः उसे मिली जानकारी की पुष्टि कर दी और बताया कि उसके कक्ष में केवल 2 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। 2 भरोसेमंद परिचारक, 2 ऐसे चेहरे जिन पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। 2 व्यक्ति जो कमांडर को भोजन, पेय पदार्थ, दस्तावेज और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। वे पूरी तरह खामोशी से आगे बढ़े और यांत्रिक भाव से चले। इन दोनों के पास ही वैध रूप से प्रवेश की अनुमति थी। ई ने उन 2 दिनों तक उन पर कड़ी नजर रखी, उनकी गतिविधियों, उनके समय और उनके रास्तों को याद कर लिया। हर बार जब वे कक्ष में प्रवेश करते थे, तो प्रक्रिया एक जैसी होती थी, अपने पहचान चिन्हों को स्कैन करना, भोजन या आपूर्ति की गाड़ी को आगे धकेलना और बिना किसी झिझक के अंदर कदम रखना। और हर बार जब वे बाहर निकलते थे, तो दरवाजा तुरंत उनके पीछे बंद हो जाता था। दूसरी रात ई ने धीमी आवाज में कहा, बस यही है। यही सिलसिला चलता रहता है। अंततः उसे अपना अवसर मिल गया। एक विचार आकार लेने लगा। ये जोखिम भरा और पागलपन भरा था, लेकिन पूरे स्टेशन को सतर्क किए बिना विकृतियों को दूर करने का यही एकमात्र तरीका था। वह किसी न किसी तरह से एक भंवर को किसी ऐसी चीज से जोड़ने का तरीका ढूंढ लेगा जो हर बार कमांडर के कक्ष में ले जाई जाती है। और एकमात्र चीज जो हर बार निश्चित रूप से अंदर ले जाई जाती थी, वह और कुछ नहीं बल्कि उनका खाना होता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले चक्र में ई ने अपनी पहरेदारी से छुट्टी मांगी। ये सामान्य बात थी और इससे किसी को कोई संदेह नहीं होता। पहरेदार जोड़े में बारी बारी से ड्यूटी करते थे और उसे केवल 20 मिनट की छुट्टी चाहिए थी। उसका गंतव्य स्थान, इस तल पर स्थित पृथक भोजन तैयार करने का कक्ष। जब उसने भारी धातु का दरवाजा धक्का देकर खोला, तो गर्म भाप उसके चेहरे पर लगी और साथ ही एक ऐसी गंध भी आई जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। विभिन्न विजित क्षेत्रों में पकड़े गए विशालकाय जानवरों और मवेशियों के भुने हुए मांस की गंध। मांस के विशाल टुकड़े, जिनमें से कुछ चमक रहे थे, कुछ से भाप निकल रही थी और कुछ अभी भी फड़फड़ा रहे थे। मांस को मैरिनेट किया गया था, मसाले डाले गए थे और प्लाज्मा ताप और गुरुत्वाकर्षण दबाव के संयोजन से पकाया गया था। ये बहुत ही भयावह था और जाहिर तौर पर कमांडर को ये बहुत पसंद आया। गर्मी से बचाव के लिए मजबूत एक्सोसूट पहने कई कर्मचारी कई टन वजनी टुकड़ों को काटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। ई ने जबरदस्ती एक सुखद मुस्कान बिखेरी। आज तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, उसने खुशी से कहा। एक कर्मचारी ने पीछे मुड़कर देखा। गार्ड रोटेशन से नया लड़का है ना? वही जिसे कॉरिडोर सी अल्फा की ड्यूटी दी गई है। हाँ, ई हंसते हुए बोला। इस गंध की आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर हंसी आ गई। ये हानिरहित लग रहा था। उसने अपने हाथों को बगल में ढीला छोड़कर खुद को शांत रखा। वह यहाँ लड़ने नहीं आया था। वह संदेह पैदा नहीं कर सका। वह श्रमिकों के बीच घूमता रहा, विनम्रतापूर्वक सिर हिलाता रहा और तैयार किए जा रहे मांस के विशाल टुकड़ों की प्रशंसा करने का नाटक करता रहा। फिर उसने कमांडर के भोजन के लिए निर्धारित एक बड़ी पटिया देखी। ये शटलक्राफ्ट के आकार का आधा था। वह संपूर्ण था। जब कर्मचारी दूसरे शव को ढोने में व्यस्त थे और दूसरी तरफ मुड़े हुए थे, तब ई ने अपनी उंगलियां अपनी जेब में डाली और एक छोटा सा मनका निकाला। ये काला, चिकना, रंगहीन और बिल्कुल अगोचर था। उन्होंने पहले ही इसमें एक स्थानिक बंधन अनुक्रम स्थापित कर दिया था, जिससे यह एक लंगर में बदल गया था। उसने मोती को भुने हुए मांस के बीचों बीच एक दरार में गहराई तक डाल दिया, जिससे रस उस पर लिपट गया और उसे पूरी तरह से छिपा दिया। फिर वह पीछे हट गया। एक और गार्ड ब्रेक पर है। वाह, उसने लापरवाही से सांस छोड़ते हुए कहा, खुशबू तो अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ की गर्मी से मर रहा हूँ। इसकी आदत डाल लो, एक कर्मचारी हंसते हुए बोला। ये स्टेशन का सबसे गर्म तल है। ई मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए तैयारी कक्ष से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ई ऐसे गलियारे में लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई घंटे बीत गए और फिर आखिरकार हलचल हुई। जब उसने कर्मचारियों को गलियारे की ओर आते देखा, जो तैयार मांस के विशाल टुकड़े को एक मजबूत ट्रॉली पर धकेल रहे थे, तो वह अकड़ गया। उनकी उपस्थिति ही मौन की मांग करती थी। उन्होंने ई को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा। वे कमांडर के कक्ष के विशाल धातु के दरवाजे पर आकर रुक गए। दरवाजे ने उनकी पहचान की जांच की। बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ताले खुल गए।
KCHKVRMMMM। सीलबंद प्रवेश द्वार सरक कर खुल गया। दोनों परिचारकों ने ट्रॉली को अंदर धकेल दिया। फिर कुछ मिनट बाद वह बाहर निकल गया। उनके पीछे विशाल दरवाजा एक गूंजती हुई धातुई ध्वनि के साथ बंद हो गया। ई को ये जानने के लिए अंदर देखने की जरूरत नहीं थी। वह मन का अब कमांडर के कक्ष के अंदर था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब जुआ खेलने का समय है। उसने गलियारे में खुद को एकदम सही कोण पर खड़ा कर लिया। इतना कि परिचारकों की नजर उस पर न पड़े, लेकिन इतना करीब कि समय आने पर उसे हिलना न पड़े। उसने अपनी उंगलियों के जुड़ों को चटकाया। उसने अपनी उंगलियां फैलाईं और इंतजार किया। उसे इसे नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि यह उसके अंदर प्रकट होकर उसे अंदर से फाड़ दे। ये इस विचार से काम उठा, लेकिन उसे अभी इंतजार करना ही था। परिचारकों के जाने के कुछ ही मिनट बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। यह बेहतर काम करना चाहिए। ई को अपनी बाह में एक झंझनाहट महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। मन का तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा क्योंकि वह एक सीधा एंकर था। यह ऐसा था मानो उसकी क्षमता और एक निश्चित स्थान के बीच एक रस्सी बंधी हो, जिसका अर्थ ये था कि वह जहां से भी अपना भावर खोलता, वह केवल एक ही स्थान पर जाकर रुकता, जहां लंगर स्थित था। तकनीकी रूप से विकृत क्षेत्र के भीतर एक स्थिर स्थानिक निर्देशांक है, लेकिन यह केवल एक ही स्थान तक ले जा सकता है। उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। उसने अपने हाथों को आपस में ताली बजाए और खींचा। अंतरिक्ष मुड़ा हुआ। उसके ठीक सामने एक घूमते हुए काले बैंगनी रंग के भंवर में सिमट गया। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई विकृतियां वापस नहीं आईं, कोई लाल बत्ती नहीं जली। उस तार ने वर्महोल को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। ई ने खुद को सोचने का समय नहीं दिया। वह कूदकर अंदर गया और दूसरी तरफ तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही ई के जूते ठोस जमीन पर पड़े, पूरा कक्ष कांप उठा। एक पल के लिए न तो वह हिला और न ही उसके सामने बैठा वह विशालकाय परग्रही प्राणी हिला। 42वां कमांडर, जो एक विशालकाय क्रूर शरीर वाला प्राणी था, जिसके 4 मांसल हाथ, मोटी नीली त्वचा और एक दूसरे के ऊपर रखे 2 सिर थे, एक टुकड़े को चबाते हुए बीच में ही जम गया। उसके हाथ में जो मांस का टुकड़ा था, वह लगभग एक पूर्ण विकसित मनुष्य के आकार का था और जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, उसमें से रस निकलने लगा। यह एक बेतुका, विचित्र और लगभग हास्यास्पद दृश्य था। लेकिन यह सदमा सिर्फ एक पल के लिए ही रहा। सौभाग्यवश ई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसका हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ा। कमांडर के कुछ निगलने से पहले ही ई ने अपनी उंगलियां उस एलियन के मोटे, धारीदार गले पर कसकर पकड़ ली और उसे पीछे की ओर पटक दिया। कमजोर प्लाज्मा गोलियों को रोकने में सक्षम मिश्र धातु से बनी कुर्सी चरमरा उठी, फिर अचानक झटके से टूट गई। ई ने उसे चैन की सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसने उस प्राणी को हिंसक रूप से आगे की ओर खींचा, फिर अपनी कोहनी से बार बार उस परदेसी के ऊपरी खोपड़ी पर प्रहार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। धातु की दीवारों से टकराकर भारी धमाकों की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। कमांडर का दूसरा सिर भ्रम में पलके झपका रहा था। उसके जबड़े देर से आए सदमे के कारण खुले रह गए, जबकि पहला सिर, जो इस समय हमले का शिकार था, गले में फंसे अधब के मांस को जबरदस्ती नीचे उतारने में असमर्थ होकर जोर से घुरघुरा रहा था। नीचे जाओ तुम, ई ने फुफकारते हुए अपनी पकड़ और कस ली। नजदीक से देखने पर वह प्राणी दूर से कल्पना की गई स्थिति से कहीं अधिक भयानक था। वह एक पूर्ण विकसित मनुष्य से लगभग 3 गुना बड़ा था और उसकी सांसों से सड़े हुए खून और सड़ते अंगों जैसी गंध आ रही थी। उसकी त्वचा से भीषण गर्मी निकल रही थी और उसकी मांसपेशियां सतह के नीचे अदृश्य मशीनों द्वारा खींचे जा रहे तारों की तरह मरोड़ रही थी। कमांडर ने अपने दोनों हाथों से ई की कलाई को बेताब होकर पकड़ लिया, जबकि अन्य 2 हाथ उसके गले से आधा निगला हुआ मांस निकालने की कोशिश कर रहे थे। घुटन भरी घुरघुराहट तेज हो गई, जिसमें लार और आधा चबाया हुआ मांस उबल रहा था। ई की कोहनी ने खोपड़ी पर फिर से जोरदार प्रहार किया। और फिर, लेकिन ई द्वारा लगाए गए बल के बावजूद, ये किसी रोलर कोस्टर पर खड़े होकर टैंक के कवच को कोहनी मारने जैसा था। कमांडर के 2 सिर थे, और दूसरा सिर, जो अब घात लगाकर किए गए हमले से पूरी तरह वाकिफ था, ने अपने नुकीले, एक दूसरे पर चढ़े हुए दांत दिखाए और कर्कश गुर्राहट निकाली। फिर अचानक से, सब कुछ गलत हो गया। कमांडर के गले में फंसा मांस उल्टी के साथ बाहर निकल आया। अधपचा मांस का एक मोटा, रेशेदार टुकड़ा धातु के फर्श पर गीला होकर गिरा। और ठीक अगले ही पल, उसका पूरा शरीर चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी से जगमगा उठा। अरे यार! बल्कि एक संकुचित लहर बाहर की ओर विस्फोटित हो गई। सामान्य ऊर्जा तरंग के विपरीत, जिसमें ऊष्मा और बाह्य गतिज बल होता है,
ये तरंग ऐसी प्रतीत हुई मानो किसी ने वास्तविकता को ही पकड़कर गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। हवा मुड़ी, लहरें उठी और फिर एक फैलते हुए छल्ले के रूप में बाहर की ओर जोर से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये अपने पैरों से ऐसे उछल पड़ा जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। वह छत से इतनी जोर से टकराया कि धातु अंदर की ओर धंस गई। उसकी पीठ में ऐसा दर्द हुआ मानो बिजली का खंभा उसकी रीढ़ की हड्डी में सीधा घुस गया हो। अचानक हुई टक्कर से उसकी नजर धुंधली हो गई और फिर वह जमीन पर कराहते हुए गिर पड़ा। धिक्कार है। जैसे ही ये ने खुद को संभालने की कोशिश की, कमांडर पहले ही अपने चारों हाथों से धातु के फर्श पर खरोंचे छोड़ते हुए भागने लगा था, जिससे फर्श पर लंबे ताजे निशान बन गए थे। ई द्वारा खोपड़ी पर छोड़े गए घावों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। दम घुटने, उल्टी होने और इधर उधर धक्के लगने के बावजूद कमांडर ने जिस तत्परता और घबराहट के साथ काम किया, उसकी उम्मीद ई को उस व्यक्ति से नहीं थी जिसके पास इस मंजिल पर पूर्ण अधिकार था। उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट थी, दौड़ना। वह तुरंत कमरे के मजबूत दरवाजे की ओर दौड़ा। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ई ने दांत भींचते हुए गुर्राया। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, पहले लगी चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी में हो रहे दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने दूरी कम कर ली। कमांडर के हाथ आपातकालीन रिलीज पैनल पर थप्पड़ मारने से ठीक 1 मीटर पहले ई ने उसकी विशाल भुजाओं में से एक को पकड़ लिया। एक कराह के साथ वह घूमा और जोर से धक्का दिया। उसने उस विशालकाय परग्रही राक्षस को कूड़े के बोरे की तरह फेंक दिया। कमांडर अपने विशालकाय शरीर को हवा में उछालते हुए एक तरफ घूम गया और फिर सामने की धातु की दीवार से जा टकराया। दीवार जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर धंस गई। वह अजनबी एक भद्दी सी लड़खड़ाहट के साथ उछला और कर्मचारियों द्वारा पहले से परोसे गए भाप निकलते मसालेदार मांस के विशाल ढेर पर गिर पड़ा। प्लेटें और धातु की ट्रे हर जगह बिखर गईं। फिर भी कमांडर बेहोश नहीं था। ई ने फिर से दौड़ लगाई, ये ठानकर कि वह उस परदेसी को बुरी तरह पीट देगा इससे पहले कि वह फिर से चमक उठे। कमांडर का विशाल शरीर पहले की तरह ही नीली रोशनी से बुरी तरह चमक रहा था। अरे बाप रे, ये फिर से हो रहा है। ई ने अपनी तेजी रोक दी और आने वाले हमले से बचने के लिए विशुद्ध सहज प्रवृत्ति से दाईं ओर छलांग लगा दी। एक पल बाद ही उस परग्रही का शरीर पहले जैसी ही स्थानिक आघात तरंग के साथ फट गया। विस्फोट की लहरें बाहर की ओर फैल गईं, ट्रे को चीरती हुई मांस के टुकड़ों को दीवार से टकराकर चकनाचूर कर दिया और हवा को अव्यवस्थित सर्पिलों में बदल दिया। लेकिन इस बार इसमें एक अतिरिक्त प्रभाव भी जोड़ा गया था। उस एलियन का शरीर सिकुड़ गया। ई ने पलकें झपकाईं। किसकी प्रतीक्षा? कमांडर अचानक सिकुड़ गया, मानो अदृश्य डोरियों से वैक्यूम सील कर दिया गया हो। उसके विशाल अंग अंदर की ओर खींच गए, धड़ कस गया और एक ही झटके में वह सिकुड़कर छोटी उंगली के 1/4 आकार का हो गया। कमांडर के परग्रही शरीर का एक छोटा, कर्कश, चमकीले नीले रंग का चमकता हुआ रूप एक घबराए हुए मच्छर की तरह हवा में तेजी से उड़ रहा था। ये कैसी क्षमता है? ये चिल्लाया। नन्हा कमांडर सीधे दरवाजे की ओर दौड़ा। प्रवेश द्वार का स्कैनर इतनी छोटी चीज का पता लगाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। वह बच निकलने वाला था। इतने बड़े आकार में ई के लिए उसे शारीरिक रूप से पकड़ना किसी भी तरह से संभव नहीं था। इसलिए ई ने वही किया जो वह कर सकता था। उसने उंगलियां चटकाईं। दरवाजे के सामने एक विशाल, घूमता हुआ भावर शक्तिशाली खिंचाव बल के साथ खुल गया, जिसने छोटे कद के 42वें कमांडर को सीधे अपनी ओर खींच लिया। ई की छाती राहत से भर उठी। पकड़ लिया। कमांडर का छोटा सा शरीर इसी कक्ष के भीतर स्थित दोहरे निकास भावर से बाहर निकलेगा और ये उसे तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन कुछ सेकंड बीत गए। फिर और भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ई की भौहें तन गईं। फिर उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कक्ष में कोई निकास भावर नहीं बन रहा था। ये सब पलक झपकते ही हो जाना चाहिए था। कमांडर को अंदर खींचकर यहीं पर गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ सेकंड बीत चुके थे। उसका दिल बैठ गया। ये संभव नहीं था। उसके द्वार हमेशा जोड़े में होते थे। हमेशा। प्रवेश द्वार और निकास द्वार, यही उसकी क्षमता का आधार था। 2 स्थानिक खिड़कियां एक स्थिर आधार से जुड़ी हुई थीं। इस मामले में दरवाजे के सामने उसने जो भंवर प्रवेश द्वार बनाया था, उसे कक्ष के अंदर मौजूद मनके से जुड़ना चाहिए था और ठीक यही एक निकास भावर बनाना चाहिए था। वही मनका जिसे उसने मांस में रखा था, वह लंगर जिसे उसने स्टेशन की अराजक विकृतियों को पार करने के लिए बनाया था। लेकिन यहां से निकलने का रास्ता नहीं बन रहा था। ई ने घबराकर कमरे का जायजा लिया और जम गया। उसने देखा कि एक छोटा सा मनका पूरी तरह से कुचला हुआ था और मांस के ढेर के नीचे थोड़ा सा दबा हुआ था, जहां कमांडर पहले गिरा था।
यह शायद तब चकनाचूर हो गया था और पूरी तरह से चपटा हो गया था जब उस विशालकाय एलियन ने खाने पर जोरदार प्रहार किया था। चूंकि उसका लंगर यानी मन का नष्ट हो गया था, इसका मतलब ये था, यहां से निकलने वाला भावर अब दिखाई नहीं देगा। यह अब उन सभी जगहों पर दिखाई नहीं देगा जहां वह चाहता था। विकृतियों के कारण ये जहां भी खुलने के लिए मजबूर होता, ये वहीं खुल जाता। ई के पेट में मरोड़ उठी। उसने अपनी स्थानिक इंद्रिय के माध्यम से दूसरे पोर्टल के खिंचाव को महसूस किया और उसका आंतरिक कंपास निकास बिंदु के स्थान पर स्थिर हो गया। उसका दिल बैठ गया। पहले तो उसने प्रार्थना की कि उसे कुछ गलत महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि निकास भावर कहाँ प्रकट हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मजाक कर रहे हो क्या? निकास भावर कक्ष के अंदर नहीं था। यह अंतिम मंजिल पर कहीं और भी नहीं था। यह स्टेशन के भीतर कहीं भी नहीं था। यह स्टेशन के बाहर था, खुले स्थान में। धत्तेरे की, ई ने हताशा में फिर से अपशब्द कहे। वह नन्हा कमांडर जिसे उसने अभी अभी अपने ही भावर में धकेल दिया था, उसे अंतरिक्ष के निर्वात में फेंक दिया गया था। ढीला, जीवित और तेजी से बह रहा है। जैसे ही ई के भीतर झुंझलाहट की लहर उठी, उसने अपनी मुठियां भींच ली। ये बुरा था, बहुत बुरा। उसका सहारा गायब हो गया था। भावर ने कमांडर को स्टेशन के लॉकडाउन नियंत्रित आंतरिक भाग से पूरी तरह बाहर फेंक दिया था। संभवतः वह परग्रही कमांडर मदद के लिए संकेत भेज रहा था या इससे भी बुरा, अनंत शून्य में भाग रहा था। ई की पल्स अचानक बढ़ गई। अगर 42वें कमांडर वहां बहुत देर तक रहे तो वे संकेत भेजने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वह दूसरों को चेतावनी देता था। और पूरा ऑपरेशन घुसपैठ, उसका कवर, ये सब ध्वस्त हो सकता है। ई ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आपदा में तब्दील हो गई। उसे कार्रवाई करने की जरूरत थी और उसे अभी कार्रवाई करने की जरूरत थी। उसने कक्ष के भीतर कुछ चीजों को निष्क्रिय कर दिया और कुछ विन्यास करने के लिए कुछ और बटन दबाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करने का समय नहीं था। और समय बर्बाद किए बिना, वह उस भावर की ओर दौड़ा जो अभी भी खुला हुआ था और उसमें कूद गया। अंतरिक्ष ने ई को पूरी तरह निगल लिया। जैसे ही ई उस भावर से बाहर निकला, ठंडी खामोशी उसे लोहे के टुकड़े की तरह लगी। अंतरिक्ष में तारे अनंत तक फैले हुए थे। स्टेशन की स्थानिक विकृतियों के कारण वे टेढ़े मेढ़े पैटर्न में तैर रहे थे। उसके जूते किसी चीज को नहीं छू रहे थे, केवल भारहीन अनंतता थी। उसने तुरंत अपने पीछे भावर को बंद कर दिया क्योंकि वह 42वें कमांडर के दोबारा निकल जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तुम आखिर हो कहाँ? ई ने बुदबुदाया। वह चारों ओर घूमा और हर कोण का जायजा लिया। उसकी इंद्रियां यथासंभव दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन विकृतियों के कारण सब कुछ अनियमित रूप से झिलमिला रहा था या हिल रहा था। सामान्य अंतरिक्ष में किसी लक्ष्य का पता लगाना एक बात थी, लेकिन यहाँ पर अप्रत्याशित ऊर्जा संकेतों वाले एक छोटे, सिकुड़े हुए एलियन का पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। उसने अपने कान के अंदर लगे गुप्त संचार उपकरण पर क्लिक किया। एंगी, एल्ड्रिस, फाल्को, बुरी खबर। कमांडर निकल गया। मन का टूट गया। मैं अंतरिक्ष में हूँ। फाल्को, क्या? भाई, बताओ तुम मजाक कर रहे हो? मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। उन्होंने और जवाबों का इंतजार नहीं किया। उनके पास समय नहीं था। उसने अपने फेफड़ों में जबरदस्ती शांति भरी और अपनी चेतना का विस्तार किया। लेकिन परिणाम वही रहा, खाली शून्य, कुछ नहीं। जैसे ही वह हिलकर दूसरे कोण से देखने ही वाला था, एक परछाई उस पर से गुजरी। एक विशाल छाया। ई ने ऊपर देखा। धड़कते और फैलते मांस का एक गोला ऊपर से एक जीवित उल्कापिंड की तरह नीचे उतरा। यह एक क्रूर चाप में नीचे की ओर टकराया। शी बूम! वह प्रहार सीधे ई के धड़ पर लगा, जिससे वह एक लात मारे गए कंकड़ की तरह अंतरिक्ष में उड़ गया। उसका शरीर सैकड़ों फीट तक घूमता रहा और अंततः स्थिर हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाबी हमले के बारे में सोच भी पाता। 42वें कमांडर पहले ही उसके पीछे थे। आप कौन है? उस एलियन की दोहरी आवाजें गूंज उठी, दोनों सिर पूरी तरह से तालमेल बिठाकर बोल रहे थे। उसके शरीर से नीली आभा का एक तेज विस्फोट हुआ। उसका आकार पहले के छोटे गुलाबी रूप से वापस सामान्य हो गया था, और वह पहले से भी कहीं अधिक बड़ा हो गया था। अब वह 30 फीट लंबा एक विशालकाय दानव बन चुका था, जिसकी दो मोटी गर्दनें, दांतेदार जबड़ों वाले दो लंबे सिर और मांसपेशियों से भरी 4 लंबी भुजाएं थीं। उसकी त्वचा हथौड़े से पिटी गई पत्थर जैसी दिखती थी और नसें चमक रही थी। ई ने खांसते हुए अपना पेट पकड़ लिया। धिक्कार है, तुम्हारे बदसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा जोरदार वार करते हो।
लेकिन कमांडर ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। तुम बीमार घुसपैठिए हो, उसने हमला किया। इससे पहले कि 42वें कमांडर ने उस पर दोबारा हमला किया, ई ने मुश्किल से ही समय रहते अपने हाथ ऊपर उठाए थे। इस टक्कर के कारण अंतरिक्ष में एक छोटा सा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्षीय दरारें टूटे हुए कांच की तरह बाहर की ओर फैल गईं। कमांडर ने बार बार वार किया, जिससे हर वार के साथ एक के बाद एक झटकेदार तरंगे उत्पन्न हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ई की सांसें रुक गईं। उसकी हड्डियां कांपने लगी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने एक भंवर खोलने की कोशिश की, लेकिन विकृतियों ने उसे टेढ़ा कर दिया और लगभग उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उन्होंने तुरंत इसे रद्द कर दिया। 42वें कमांडर ने उपहास किया। स्थानिक शक्ति, बेकार की तरकीब। कमांडर के अगले प्रहार ने ई को अंतरिक्ष में दूर तक बिखेर दिया, जिससे उसकी पीठ एक बहते हुए क्षुद्रग्रह से टकरा गई और वह 3 टुकड़ों में टूट गया। ई हौंफने लगा, फिर उसने खुद को सीधा खड़ा किया। उसने अपने होंठ से खून पोंछा। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। उसकी गर्दन में चोट लग गई। दूसरा दौर। कमांडर ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया। वह नीले रंग की एक लकीर में बदल गया और मुट्ठी उठाए सीधे ई के सामने प्रकट हो गया। ई झुक गया, बस थोड़ा सा ही। कमांडर के एक जोरदार मुक्के ने उसके पीछे मौजूद पूरे क्षुद्रग्रह को नष्ट कर दिया। ई ने तुरंत पलटवार किया और एक भंवरनुमा चमक के साथ हमला किया। पूरा पोर्टल नहीं, बस एक सूक्ष्म बदलाव जिससे वह कमांडर के पीछे प्रकट हुआ। लेकिन विकृतियों ने इसे थोड़ा मोड़ दिया, जिससे ई तिरछे ऊपर प्रकट हुआ। फिर भी उसने इसका इस्तेमाल किया। उसने नीचे की ओर लात मारी और अपनी एड़ी से एक पर सिर पर जोरदार प्रहार किया। कमांडर को झटका लगा और पहली बार उसका संतुलन बिगड़ गया। ई ने जरा भी संकोच नहीं किया। स्थानिक विकृतियों से बचने के लिए वह बहुत कम दूरी पर एक और संक्षिप्त चमक के साथ फिर से गायब हो गया। वह कमांडर के ठीक ब्लाइंड स्पॉट में प्रकट हुआ। जब उसने परग्रही व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पर मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी चमक उठी। दरार। कमांडर ने अपनी चारों भुजाओं को जोर से पटकते हुए दहाड़ मारी और उसके शरीर से एक तीव्र आघात तरंग निकली। ई पीछे की ओर धक्के से गिर पड़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके कान बज रहे थे। वह अकेले ही एक उच्च श्रेणी के कमांडर से लड़ रहा था और उसे फर्क साफ महसूस हो रहा था। वह एलियन 62वें कमांडर की तरह लापरवाह नहीं था, बल्कि अनुशासित, कुशल और अपनी क्षमता से कहीं अधिक तेज था। ये बुरा था, सच में खराब, लेकिन पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। स्टेशन पर वापस आकर एक खंडित चंद्रमा पर एनजी बिना किसी प्रारंभिक प्रतिबंध के तेजी से मंजिलों से गुजरी। उसकी तेज गति के कारण किसी ने भी उसे नहीं देखा और यह सब ई द्वारा कमांडर के कक्ष से गति प्रतिबंध हटाने के कारण संभव हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुछ सेकंड बाद एनगी सबसे ऊपरी मंजिल के गलियारे में खड़ी थी और धीरे धीरे सांस ले रही थी। जिस कमरे में ई ने 42वें कमांडर से लड़ाई की थी, वह एकदम साफ सुथरा था। उसने खून का हर धब्बा, दीवार की हर टूटी हुई टाइल, हर गिरी हुई मेज को साफ कर दिया था। उसकी फुर्ती ने यह संभव कर दिखाया था, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। अगर किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को भी कुछ संदिग्ध नजर आता, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए यदि स्थानिक विकृतियों को जल्द ही अक्षम नहीं किया गया, तो ई के पास सुरक्षित रूप से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। दुर्भाग्यवश, हालांकि ई ने उनकी वंशानुगत क्षमताओं को प्रभावित करने वाले कई प्रतिबंधों को निष्क्रिय करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह स्थानिक विकृतियों को निष्क्रिय नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि 42वें कमांडर के कक्ष में उस नियंत्रण की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। अब इसे निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी एनगी पर थी। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। वे विरूपण कोर कहाँ रखते हैं? वह सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे भागी, सुरक्षा विंग को पार किया, चाबी के कार्ड चुराए, गश्ती दल के समय का पता लगाया और कैमरों का ध्यान भटकाया। ये सब उसने 10 सेकंड से भी कम समय में कर लिया। जब वह काम कर रही थी, तब एल्ड्रिस और फाल्को स्टेशन के निचले तलों पर स्थित आंतरिक प्रणालियों में तेजी से भाग रहे थे, ताकि बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें और ई की मदद के लिए निकल सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ई ने एक और वार से खुद को बचा लिया। बाल बाल उन उंगलियों से बच गया जो आसानी से एक शहर को कुचल सकती थी। कमांडर अपने दोनों सिरों को बारी बारी से अलग अलग दिशाओं में घुमाते हुए 2 शिकारी कुत्तों की तरह ई की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। तुम्हारी गंध कुछ अजीब सी है, कमांडर ने फुफकारते हुए कहा। न गुस्तावो, न एलायंस। ई ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। वाह, आपको कैसे पता चला? क्या मैंने आपके सिर पर घूंसा मारा या आपको आपके ही कमरे में फेंक दिया? कमांडर की चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई थीं,
जो नीली नसों से चमक रही थी। आपको नहीं आना चाहिए था। एक नाड़ी उत्पन्न हुई। एक बहुत बड़ा। ई को इसका बहुत देर से एहसास हुआ। धत्तेरे की। बी 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 ओ। अंतरिक्ष में विस्फोट की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ई ने उसका पूरा असर महसूस किया। एक भीषण लहर ने उसे किसी गुड़िया की तरह अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसका शरीर बेबस होकर लुढ़कने लगा, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। इतने समय से वह अपनी सांस रोके हुए था, लेकिन अब वह सचमुच चाहता था कि वह सांस ले सके। कमांडर की आकृति एक बार फिर एक लकीर में बदल गई और इससे पहले कि ई कुछ समझ पाता, वह पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दो हाथों ने ई की खोपड़ी पकड़ ली। दो और लोगों ने उसकी बाहें पकड़ ली। और आखिरी समूह घूमने के लिए तैयार था। ई की आंखें चकरा गईं, वह पहले हुए विस्फोट से स्तब्ध रह गया था। फिर उसे कुछ याद आया। कुछ बेवकूफी, कुछ जोखिम भरा, लेकिन यही उसका एकमात्र मौका था। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। कमांडर के दूसरे सिर के पीछे एक छोटी सी बवंडर जैसी चिंगारी चमकी। कमांडर थोड़ा सा मुड़ा और उस संक्षिप्त क्षण में ई ने उस विकृति का फायदा उठाया। उसने लात मारी। आंशिक भंवर मुड़ गया और कमांडर के ऊपरी शरीर को एक तरफ घुमा दिया, मानो वह किसी गड़बड़ वाले प्लेटफॉर्म पर कदम रख रहा हो। पकड़ ढीली हो गई। ई ने खुद को उससे अलग किया और उसका चेहरा हरा पड़ गया। वह कांपते हाथों से पीछे की ओर लुढ़क गया। वह अब और देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। इसे जल्द से जल्द खत्म करना था। संतुलन बनाए रखते हुए कमांडर ने फुफकारा, तुम टूटी हुई जगह से खेल रहे हो। मूर्खता है। ई को खून की खांसी हुई। बेवकूफी। यार, मैं तो सालों से गुस्ताव के साथ घूमता फिरता रहा हूं। बेवकूफी तो हमारी पहचान बन चुकी है। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और विकृतियों के बावजूद एक बहुत बड़ा भंवर खोलना शुरू कर दिया। एक ऐसी अस्थिरता जो आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच ले। विकृतियों के कारण पोर्टल हिलने लगा, चटकने लगा और अप्रत्याशित रूप से फैलने लगा। कमांडर एक पल के लिए असमंजस में पड़कर उसे घूरता रहा। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ऐसा नहीं करोगे। ई मुस्कुराया। मैं करूंगा। भंवर ने उन्हें तीव्र गति से खींचना शुरू कर दिया। मलबे, उल्कापिंडों और धूल के कणों के अस्थिर दरार में समा जाने के कारण दोनों को हिंसक रूप से उसकी ओर खींच लिया गया। ई ने होश में रहने के लिए संघर्ष किया। कमांडर ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन खिंचाव और भी मजबूत होता चला गया। रुकना, रुकना। उसकी आवाज में हताशा झलकने लगी। ई ने ऐसा नहीं किया। उसने और जोर से धक्का दिया, जिससे भंवर और भी अधिक फैल गया। स्थानिक प्रतिक्रिया के कारण उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। कमांडर की भुजाएं बेतरतीब ढंग से फड़फड़ा रही थी और उसके चारों अंग शून्य में धंसे हुए थे। वह प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भंवर इतना प्रबल था कि उसे काबू करना मुश्किल था। यह उससे चिपक गया। उसे और करीब खींच लिया। और करीब, नजदीक, जब तक फवूश 42वें कमांडर को भयंकर लहरों में खींच लिया गया। ई ने भंवर को छोड़ दिया और आगे की ओर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह हौंफ रहा था। वह तैर रहा था, मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। लेकिन वह मुस्कुराया। तुम्हारे पास योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टेशन के अंदर एनजी को आखिरकार वह मिल गया। 10वीं मंजिल के नीचे स्थित एक सीलबंद कक्ष में एक स्थानिक व्यवधान केंद्र स्पेशियल डिसर्प्शन कोर था। उसने अतिध्वनिक गति से दरवाजा लात मारकर खोल दिया, 3 गार्डों को उनके दिमाग द्वारा ध्वनि को संसाधित करने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया, और कमरे के केंद्र में स्थित विशाल स्पंदित उपकरण की ओर खुद को झपटा। ये बात है।